आई एम नवदीप कौर और आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। नया कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, कैटेगोरियल प्रपोजिशन, मूड एंड फिगर आज का हमारा टाइटल है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम जी नए कोर्स में। सो इसकी क्लास एक आज है, कल है, मतलब आगे तो होगी ही। मतलब पेपर 1 की क्लास कल 2 है, 2 PM एंड 5 PM। एक इसकी है कम्युनिकेशन की, ठीक है। ओके, स्लाइड्स लोड कर लूं। मिल गई स्लाइड्स। प्लस सर मैम, हाँ जी प्लस पे ही। आज पेपर 2 की है कॉमर्स की, कल पेपर 1 की 2 क्लास है। यस, सो ये वाली पीडीएफ में फुल आपका लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है जी, ठीक है। इंडियन लॉजिक की पीडीएफ अलग होगी, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। इंडियन एंड वेस्टर्न लॉजिक की एक होगी। सो ये हमारा सिलेबस है। अंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म, स्ट्रक्चर और मूड एंड फिगर, ये पोर्शन हम अभी आज कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे सारे कवर हो जाएंगे। यस, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लें। कुछ न्यू लर्नर्स होंगे फ्रेंड्स, तो आपको लॉजिकल रीजनिंग आज फर्स्ट डे ही है हमारा। वेलकम सबको, न्यू एंड हमारे एग्जिस्टिंग लर्नर्स, नव लर्नर्स सभी को। तो इसको शुरू से फर्स्ट क्लास से ही कीजिए एंड धीरे धीरे अगर आपके पास ऐसे टाइम बचता है या लास्ट वर्किंग डे की मेरी छुट्टी होती है तो आप कम्युनिकेशन का बैक से कवर कर लीजिएगा। अगर वो हो जाएगा तो फिर आप टीचिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करके एक एक समय पे एक एक्स्ट्रा यूनिट आप साथ में कवर अप कर सकते हैं। हाँ जी, अभी हम समझते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कैसा होता है। कम्युनिकेशन की कल है 5 बजे, आज नया कोर्स स्टार्ट हुआ जी। सो फ्रेंड्स, जो पूरा फुल आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो कैसे बनता है? इसमें 2 प्रीमाइस होते हैं मेनली, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2। प्रीमाइस क्या होता है? स्टेटमेंट, या फिर इसको प्रोपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट, प्रीमाइस या प्रोपोजिशन 2 होती हैं, फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन। इस प्रीमाइस को ही असर्शन भी बोलते हैं, कंक्लूजन को इन्फरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें वर्ड आपको पता होने चाहिए क्योंकि इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। हाँ जी, हेलो टू एवरीवन। सो जो प्रीमाइस होता है वो क्लेम के बारे में बताता है। क्लेम क्या है? हाँ, क्लेम भी आपका कंक्लूजन को क्लेम भी बोलते हैं। क्लेम को डिराइव करता है फ्रॉम प्रीमाइसेस, ठीक है। कंक्लूजन निकालता है जिसको प्रीमाइस सपोर्ट करता है। हम प्रीमाइसेस की सपोर्ट की हेल्प से कंक्लूजन या क्लेम को डिराइव करते हैं। प्रीमाइसेस में क्या होते हैं? प्रीमाइसेस बेसिकली उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, क्लेम को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। क्लेम क्या होते हैं? स्टेटमेंट या ओपिनियन जो कि सही या गलत कोई भी हो सकता है, सॉल्व करके निकल के आता है, ठीक है। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग इसमें है, इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक की पीडीएफ अलग होगी। सो फ्रेंड्स, आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक असर्शन है जिसके अंदर कंक्लूजन और प्रीमाइसिस दोनों होते हैं। समझ में आ गई? 2 प्रीमाइसिस ज्यादातर, वैसे उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हम आइडल की बात कर रहे हैं अभी एंड कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये यार तुम यही पूछते रहोगे पूरी क्लास में बस। इस पर्टिकुलर कोर्स में लॉजिकल रीजनिंग में आपका इंडियन लॉजिक भी होगा, वेस्टर्न लॉजिक भी होगा, लॉजिकल रीजनिंग भी होगा। अभी आज की क्लास में लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है, इंडियन लॉजिक या वेस्टर्न लॉजिक की पीडीएफ अलग होगी। जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो। नॉट ऑल स्टेटमेंट आर आर्ग्यूमेंट। ऐसा क्यों? मेरे को बताओ कि क्या सभी आर्ग्यूमेंट में स्टेटमेंट होती है? यस, बट क्या सारी स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है? नो, क्योंकि स्टेटमेंट छोटी है। आर्ग्यूमेंट तो कैसे बनेगा? आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट प्लस कंक्लूजन करके बनेगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट प्लस कंक्लूजन करके बनेगा। हाँ, रिपीट ही हो रहा है, सुन लो। और इसलिए हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट, ऑल आर्ग्यूमेंट्स, ईच आर्ग्यूमेंट हैव स्टेटमेंट। सभी आर्ग्यूमेंट में स्टेटमेंट होती है।
बट ऑल स्टेटमेंट्स आर नॉट आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट में स्टेटमेंट प्लस कंक्लूजन आता है। ठीक है, तो ना किसी का सही आ रहा है कि मैं रिफ्रेश करूं? सो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या बताता है हमें? एक ओपिनियन बताता है। कुछ स्टेटमेंट में कुछ स्टेटमेंट जब इकट्ठी हो जाती है तो फिर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी बन जाते हैं, मल्टीपल असर्शंस भी बन जाती है, ज्यादा एक से ज्यादा वाली भी होती है। मैं बंद करके दोबारा खोलूं? हाँ जी, अब ठीक है। अब सुनो। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, उसमें प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन, ये सब चीजें आती हैं। और जो फ्रेंड्स आपका जो प्रीमाइसिस होते हैं ना, ठीक है जी, टक टक क्या हो रहा है टक? अब इसके अंदर अब इस बात को समझिए कि जो प्रीमाइस होता है इसके अंदर, जैसे मैंने बोला ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल बी आर सी, और हमने बोला कि सम सी आर ए। तो पहले बात समझिए कि कोई भी स्टेटमेंट होती है, कोई भी, उसमें पहले जो भी ए, दीपा, संतोषी, कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये क्या, कुछ भी लिखा हो सकता है, ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एंड बाद वाला सेंटेंस में क्या होता है, उसको ये है। सबको समझ आ गई? आवाज ब्रेक हो रही है, मैं इधर नेट लगा के आती हूँ। अब ठीक है? हेलो, अब सुनो, फिर मैं इधर नेट लगा लिया, अब ठीक होना चाहिए। लैंड लगा लिया मैंने। सो फ्रेंड, ये सबको समझ में आ गया? जो पहले आता है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो बाद में आता है वर्ड उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। सुन लो, दोबारा रिवाइज किया मैंने। अगेन, बी इज सब्जेक्ट एंड सी इज प्रेडिकेट। सी इज सब्जेक्ट, ये वाला ए प्रेडिकेट। अब सबको समझ आ गई? 3 बार रिपीट हो गई बात। ओके, अब कभी क्वेश्चन में मेजर और माइनर टर्म अगर फाइंड करनी है तो मेजर कौन सी है, माइनर कौन सी है, ये कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है कंक्लूजन से। ठीक है, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा माइनर होगा, और कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होगा वो मेजर होगा। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर? माइनर मतलब सी, मेजर मतलब ए, ऐसा। यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गई है बात? ठीक है, तो मेरे साथ साथ चलो, थोड़ा सा सब समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी सिलोजिज्म है या मूड एंड फिगर है, इन सबको इस तरीके से बांटा जाता है, ए ई आई ओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए ई आई ओ। ए का मीनिंग पता है आपको? ऑल। ई का मतलब नो। आई मीन्स सम। ओ मीन्स सम नॉट। आर्ग्यूमेंट को समझ रहे हैं आज? ठीक है, इसमें एक चीज और समझते हैं फिर। जो ए है और ई है, ये कौन है? ये दोनों ही बड़े वाले हैं, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। ऑल का कुछ हिस्सा, छोटा हिस्सा, उसका मतलब क्या हो गया? ये पार्ट। तो ये क्या हो गया? पार्ट। पार्ट से बना पर्टिकुलर। आई समझ? मतलब कि एक विशेष। यूनिवर्सल मतलब सब कुछ आ रहा है उसमें, और ये एक उसका कुछ हिस्सा है, पार्ट है। तो अभी आपको यूनिवर्सल पर्टिकुलर समझ में आया? गुड। जब हम समझते हैं कि ऑल और आई, ऑल भी पॉजिटिव है, आई भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को और क्या बोल सकते थे हम? अफर्मेटिव। अफर्म करना, हाँ करना, या फिर पॉजिटिव। ऑल और सम पॉजिटिव है, नो नेगेटिव, सम नॉट नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और भी कुछ बोल सकते हैं, डिनाई, मना करना। ठीक है, डिनाई करना। तो ये वाला पूरा बॉक्स आ गया सबको। ऑल पॉजिटिव भी है, यूनिवर्सल भी,
नो यूनिवर्सल है लेकिन नेगेटिव, सम पर्टिकुलर है लेकिन पॉजिटिव, सम नॉट पर्टिकुलर है बट नेगेटिव। आई समझ? ये बोल रहे थे हम। वेरी गुड टू ऑल। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पूरे लॉजिकल रीजनिंग में जो चलेगा वो ज्यादातर चलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, ठीक है, वो समझाऊंगी। हाँ, अभी तुम्हारे लिए 15 मिनट का रिपीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, जब ये ऑल वर्ड आया तो ऑल दिल्ली हाइट मीन्स दिल्ली में रहने वाले, लिव इन इंडिया, इंडिया में रहते हैं, ऑल दिल्ली में रहने वाले इंडिया में रहते हैं, ठीक है। मुझे बताओ ये दिल्ली वर्ड क्या है? सब्जेक्ट, और ये इंडिया क्या है? प्रेडिकेट, ठीक है। अगर इसका डायग्राम हमें बनाना होता तो कैसे बनता? जितने भी दिल्ली में रहते हैं वो सारे के सारे इंडिया में रहते हैं, ऐसा बनता ना डायग्राम। अब फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड शब्द का मतलब है अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण होना। तो दिल्ली के साथ ऑल लगा है तो ये पोर्शन इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे कहाँ गया? डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन अगर मेरे को ये बोलना होता, आप देखो मैं अच्छे लग रही हूँ ऐसे बोलती हुई, जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं सारे, ऑल इंडियन लिव इन दिल्ली, सारे दिल्ली में आ गए, समा गए। नो, इधर क्या बोलना चाहिए था मुझे? इधर बोलना चाहिए था सम, कुछ इंडिया में रहने वाले लोग दिल्ली में रहते हैं, समझे? सम बोलना चाहिए था। सो दैट इज वाई ये जो इंडिया वाला हिस्सा है, क्या ये 100% पूरा है? कुछ आया ना इसमें, इसमें सम का सेंस आया ना, तो ये आधा है ना, अधूरा है, सारा नहीं है, सम है। कुछ इंडियन दिल्ली में रहते हैं, फ्यू आया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और इसको और आसान करके समझना है तो आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसको आप 100 समझ लिया करो कि इनके पास 100 रुपीज है जैसे, और जितने अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उनको 50 समझ लिया करो कि इनके पास 50 रुपीज है, ठीक है। ऐसा करके हम समझ सकते हैं। तो अभी आपको बात समझ में आई कि जो ऑल होता है इसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो प्रेडिकेट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो पूरा अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। क्यों नहीं होता संपूर्ण? क्योंकि उसके आगे सम लगा है। सम इंडियन लिव इन दिल्ली, ऑल इंडियन लिव इन दिल्ली गलत हो जाएगा। आई समझ रोशनी? कुछ हिस्सा है जिसके साथ सम का साउंड रहता है वो क्या होता है? वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब हम सीखेंगे, एक सेकेंड, अच्छा सुनो, अभी ये वाला क्लियर हो गया ना? हाँ, अभी हम आते हैं सम की तरफ। जो ये सम है ना, सम, सम में क्या लिखा है मैंने? सम ग्रीन आर लीफ, ठीक है, सम ग्रीन आर लीफ, कुछ पत्तियां हरी होती है। अब क्या ये हो सकता है कि कुछ पत्तियां हरी होती है? सम मतलब सम का साउंड जहां भी आता है वो क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है बेटा। सम में दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा कैसे? क्या मैं ये लिख सकती थी यहाँ पर सम लीफ आर ग्रीन? क्यों?
आपने कभी रेड कलर की लीफ देखी है, येलो कलर की लीफ देखी है? और क्या हम यहाँ ये लिख सकते थे ऑल लीफ आर ग्रीन? नो। हम क्या ये लिख सकते थे कि ऑल ग्रीन आर लीफ? नो। ग्रीन कलर का तो वो भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं अभी आती हूँ, या तो मेरे को पेमेंट करनी है। हेलो फ्रेंड्स, आ गई फटाफट। ठीक है, ठीक चल रहा है सबका? अच्छा, तो यहाँ पे हम ऑल कहीं पे भी नहीं लगा सकते थे ना, तो दोनों में से कोई भी पूरा नहीं था ना, अपने आप में 100% ही था, कुछ कुछ था, समझे? तो इसलिए क्या हो गया, दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। और अगर हमें इसको 100 रुपीज पकड़ाना है या 50 रुपीज पकड़ाना है, तो कितने कितने आएंगे इनके पास? एग्जाम्पल के लिए 50 रुपीज, 50 रुपीज। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे, पर ऑल लीफ ग्रीन है ना। अनिल तुमने रेड कलर की लीफ नहीं देखी? मेरे पास तो है प्लांट, येलो ग्रीन रेड सारे कलर की लीफ है उसकी। अच्छा इधर देखो, अब हम कहाँ आते हैं? नो पे। नो स्काई आर अर्थ। ना मतलब ना होता है, ठीक है, ना मीन्स ना, यस, कोई भी नहीं है स्काई अर्थ। नो डे इज नाइट, नो नाइट इज डे। ठीक है, तो ऐसा करके यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है, नो अर्थ आर स्काई। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। एक्चुअली ये दोनों तरफ से ढीट होता है, नो मतलब अड़युल, ढीट, ना मीन्स ना, तो इस वजह से ना ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जिसके साथ भी नो या नोट लगा हुआ है वो पूरा अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ये भी और ये वाला भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन जी। तो इसलिए अगर हमें इनको रुपीज में दिखाना है तो यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100 ही आएगा। ठीक है, आवाज नहीं कट हो रही क्योंकि मैंने इधर नेट लगाया हुआ है, सही आ रही आवाज। तो अभी आपको क्लियर हो गया, ना मीन्स ना 100%, यहाँ से जाओ तो भी ना मिलेगी, यहाँ से जाओ तो भी ना मिलेगी, समझे? हाँ, ब्लूटूथ कनेक्ट करना नहीं आता, सब कुछ मैं सिखाऊंगी। अब एक और पकड़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी नहीं है, तो आप इसमें देखोगे कि इसमें सम वाला एक पोर्शन है, एक पोर्शन नोट वाला है जी। ठीक है, तो जहां पे ना लगी हुई है, नो है, वो पोर्शन कौन है? ढीठ, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जहां सम लगी है, सम का साउंड आ रहा है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको 50 एज्यूम किया जा सकता है, इसको 100 रुपीज एज्यूम किया जा सकता है कि इसके पास है, समझे? हाँ जी, तो हमें अभी क्या समझ में आ गया? अभी हमें समझ में आया कि एक ट्रिक होती है एस इब इन ओप। ठीक है, मीन्स ऑल में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ई मतलब नो, नो में बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है,
ये वाला एन का मतलब नीदर, मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, नीदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। पर मीन्स ओनली प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। सब नोट वाले में रिवर्स कैसे रीड करेंगे, नहीं होगा ना वो, यहाँ पर सब नोट का वो नहीं होता। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं एक बार और चार्ट समझा देती हूँ कि ऑल के अंदर सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, हम यहाँ सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देन एस होता है ना, इब, मतलब कि नो वाले में क्या होगा, बोथ, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। इन, नीदर, कोई भी नहीं, तो जो सम होता है दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है ओप में प्रेडिकेट, तो इसका मतलब ये कौन है, सम नोट में ओनली प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आगे बात समझ, तो ये हमारा यहाँ से डायग्राम बन गया, सिर्फ ऑल में सब्जेक्ट, नो में दोनों, सम नोट में कोई भी नहीं, सॉरी सब में कोई भी नहीं, सम नोट में नो वाला डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हाँ जी, आई होप दिस इज क्लियर, विस्तृत, ठीक है, तो मतलब अच्छे से बिखरा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड। पेपर कब होगा, कल। सो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड्स इसके आगे वैसे फालिसी वाला वर्ड आ रहा है, ठीक है, लेकिन फालिसी में आपको अभी कराऊं, ये सिर्फ 2-3 फालिसी है जो डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ठीक है, आप कहते हो तो मैं बाद में करा देती हूँ, अभी हम डिस्कस करें फिर मोड एंड फिगर, अभी कराऊं, ठीक है। सिर्फ 2 और 3 फालिसी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड पे आधारित है, ठीक है, साथ साथ चल लेते हैं, फिर हम मोड एंड फिगर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये समझ लेते हैं, यस, पहले फालिसी का बेस पकड़ना पड़ेगा। फालिसी का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स, मतलब कि उसमें कोई मिस्टेक है या फिर कोई एरर है, ठीक है, उसको बोलते हैं फालिसी। जहां पे भी हम एरर मिस्टेक कर लेते हैं उसको फालिसी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली बात इतनी सी सुन लो कि अगर जैसे ऑल ए आर बी लिखा हुआ है, सम बी आर सी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने लिख दिया ऑल सी आर ए। तो यहाँ आप पहले डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड बताओ, ऑल में ओनली सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सब में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। ऑल में अगेन सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। जो पोर्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके पास जैसे 100, 50, 50, 50, 100, 50। अब मुझे बताओ, अब सीखो कि ए के पास 100 रुपीज है ना, तो ए क्या 100 रुपीज में से 50 रुपीज की चीज ले सकता है? हाँ, जिसको आता थोड़ा रुक जाए प्लीज, पहले मेरे को बता दे, ले सकता है ना 100 रुपए से, क्यों नहीं ले सकते मुक्के तुम, क्या हुआ, 100 रुपीज में से 50 रुपीज की चीज तो ले ही सकते हैं, तुम क्यों नहीं ले सकते आशीष, 100 में से 50 की चीज ले सकते हैं। लेकिन ये जो सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रीमाइस में दिया हुआ है, तो फिर क्या 50 रुपीज के सी के पास है, क्या वो 100 रुपीज की चीज ले सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए हमें बोरो करना पड़ेगा, है ना, वो फंडा यहाँ पे नहीं है, हम 50 में से 100 स्पेंड नहीं कर सकते। दैट इज वाई यहाँ पर अगर मुझे पूछना हो कि कोई पॉलिसी है, हाँ गलती है, और सिर्फ माइनर और मेजर में से पूछना हो तो यहाँ पर माइनर या मेजर में से कौन सी पॉलिसी है ये देखेंगे। सी कौन होता है कंक्लूजन में से, देखते हैं, सी वाला माइनर, ए वाला मेजर, तो यहाँ पर माइनर टर्म की पॉलिसी है, छोटे में से बड़ा नहीं आ सकता, समझे।
तो अभी आपको थोड़ा सा बेस समझ में आया है। अब मैं पूरी फालिसी की तरफ आपको लेके जाती हूँ। सिर्फ 3 फालिसी कराऊंगी मैं, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड से आएगी और फिर दोबारा में रिपीट हो जाएगी। देखिए, फालिसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल भी आएगी। अभी मैं ये बाद में कराती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। पहले मैं मेजर और माइनर करा दूं, क्योंकि मैंने इसको पकड़ा हुआ है। क्यों नहीं मिक्स होगा? मतलब क्या करना है तुमने? सब्जी बनानी है? क्या करना है? पढ़ो चुपचाप। एलिसिट मेजर और एलिसिट माइनर, ठीक है। जो एलिसिट मेजर और माइनर होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि प्रीमाइस में जो लिखा हुआ है वो छोटा है कि बड़ा है, मीन्स उसके पास 50 है कि 100 है। तो इतनी बात समझ लीजिए कि जिसके पास 100 रुपए है वो 100 रुपए की चीज ले सकता है, 100 वाला कैन स्पेंड 100, 50 रुपीज वाला 50 की ले सकता है, और 100 वाला 50 की भी ले सकता है। ये कंसेप्ट दिमाग में घुस रहा है? नॉर्मल मैथ्स है, दुकान पे जाती है कुछ ना कुछ खरीदने, ठीक है। हाँ, तो जो छोटा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो छोटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड उससे रिजल्ट आ सकता है, बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड आ सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी आ सकता है। यस। सो अब इसको देखते हैं, ये क्या लिखा है AO1 अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी मूड एंड फिगर कराऊंगी ना तो आएगा, ठीक है। अभी प्लीज यहाँ चलेंगे। आपको क्वेश्चन में लिखा ही नहीं प्रीमाइस कौन है, कंक्लूजन कौन है। ये बुद्धि अपनी काम करती है। पहले वाले 2 प्रीमाइस होते हैं, आखिरी वाला कंक्लूजन होता है, खुद लगा दो। अब आपने देखना शुरू कैसे करना है, कौन से वेरिएबल को देखोगे? आप देखोगे इसको, स्विमर को या एथलीट्स को पहले, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड आराम से लगाया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब 100, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स 50। इसको जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, एस इब इन ऑप, ठीक है। सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, सम वाला हिस्सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब 50, नो वाला हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ऐसा। अभी फ्रेंड्स सम नोट लिखा है इसने भी, इसके पास भी 50 है, इसके बाद भी 100 है, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक लिखा मैंने। अब ध्यान से देखो, स्विमर के पास 50 है और क्वेश्चन में भी स्विमर के पास 50 है, तो क्या 50 रुपीज में से 50 रुपीज स्पेंड कर सकता है? यस। कोई फालिसी है यहाँ पे? नो। एथलीट के पास कंक्लूजन में कहता है 100, जबकि एक्चुअली उसके पास कितने थे? ओनली 50। क्या वो 50 में से 100 खर्च कर सकता है, कंक्लूजन निकाल सकता है? क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाएगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बेटा, बेटा से पापा आ जाएगा? नो। तो इसलिए यहाँ पर इसकी मिस्टेक है। किसकी मिस्टेक है? एथलीट की। अब एथलीट कौन है? मेजर। तो इस वाली फालिसी को क्या बोलेंगे? एलिसिट मेजर। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि एलिसिट क्या होता है ना। एलिसिट में एक शब्द आया इल, इल मतलब बीमार, मतलब एलिसिट का मतलब फालिसी ही होता है, इसी में खराबी है, समझे। मेजर टर्म फालिसी भी इसको कह सकते हैं, एलिसिट मेजर भी कह सकते हैं। मैम मेजर माइनर कैसे देखते हैं? किस किस को यही समझ नहीं आया मेजर माइनर कहाँ से देखते हैं? मेजर माइनर कंक्लूजन से देखते हैं। कंक्लूजन का सब्जेक्ट माइनर, कंक्लूजन का प्रेडिकेट मेजर। अब आ गया समझ तुम्हें? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है सब में, ठीक है। तो 150 150 150 कह सकते हैं, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हैं ना, ठीक है। हाँ, अब एक एक करके चेक करो, भागो मत, चेक करो कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है। म्यूजिशियन, और यहाँ क्वेश्चन में भी म्यूजिशियन कैसा है, ये रहा। प्रीमाइस में म्यूजिशियन 50 रुपीज लेके बैठा है, उससे कंक्लूजन में आप 100 रुपीज निकाल सकते हो? नो, आप ले ही नहीं सकते। यहाँ मिस्टेक है। अब यहाँ मिस्टेक है। अब बताओ कंक्लूजन की सब्जेक्ट क्या होती है? माइनर टर्म। तो यहाँ माइनर टर्म वाली से आ गई, ये आ गई इलिसिट माइनर। डांसर तो वहां 50 लेके बैठा है, इधर भी 50 आ रहा है, उसमें तो कोई गलती नहीं है, 50 में से 50 दे सकते हैं हम। या अनडिस्ट्रीब्यूटेड में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड आ सकता है, छोटे में से छोटा आ सकता है, छोटे से बड़ा, बच्चे से पापा नहीं आता। मैं अलग अलग तरीके से समझा दिया मैंने, अनडिस्ट्रीब्यूटेड से भी समझा दिया, 150 से भी समझा दिया, ठीक है। जिसको जैसे समझ में आता है इजीली हो गया, ठीक है। ब्रेक हो रही है तो अपना बंद करके दोबारा खोलो,
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आशीष तुम रेज द हैंड में आ जाओ, तुम्हारी रिमांड लेती हूँ मैं, आओ। ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मजे ले रहा है ये, आ गया लगता है ये क्या ये जरूरत, तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा? तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड में समझ नहीं आया? मैम हमको शुरू से ही क्लियर नहीं हो रहा था। बाबा बोल रहे थे, बाबा मैम बोल रहे थे मैम क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, आप बढ़ते जा रहे थे। अरे डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी क्लियर नहीं हुआ? नहीं मैम वहां भी। हाँ बने रहो तुम लाइन पे। ऑल तुम, मैं अब ये वीडियो तो दोबारा देखना, ठीक है? मैं शॉर्टकट में रिवाइज करा रही हूँ, सुन लो। ऑल के अंदर सब्जेक्ट हिस्सा ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, समझे? हमारी Yes, ट्रिक होती है एस, इब, इन, ओप, समझे? ऑल में सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये वाली yes, छोटी सी अपने दिमाग में लगा लो, जिसके आगे ऑल लगा है या फिर जिसके आगे नो लगा है या नोट लगा है, वो हिस्सा अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है? जहां yes, पे सम की साउंड आ रही है या सम है, वो इनकम्प्लीट होता है, yes, मैम। अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ऑल वाले में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट नहीं, क्योंकि सारे इंडिया में रहने वाले लोग दिल्ली में नहीं रहते, कुछ इंडिया में रहने वाले लोग दिल्ली में रहते हैं, तो वो Yes, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा प्रेडिकेट। समझ आ गई? हाँ मैम यहाँ तक समझ आया था। मतलब ये सारे हो गए ना? नो में नोड हीट होता है, तो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझे? बोथ। एंड Yes, आई में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं, क्योंकि आई में है ही सम दिस एंड दिस, सम दिस एंड दिस, सम ए आर बी, सम बी आर ए होगा वो, इसलिए दोनों तरफ से आधा है वो। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। yes, पर मैम। यहाँ पर ओ होता है सम नोट, तो नो वाला पोर्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है, सम वाला पोर्शन आधा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब पल्ले पड़ी? Yes, मैम। अब इसमें जो मैंने फालिसी बताई, ये पता चल गया माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है कंक्लूजन से? मैम जो कंक्लूजन में बोले थे सब्जेक्ट मैनर होता है अच्छी बात है। आगे ये और प्रेडिकेट मेजर होता है मैम। अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपने ये देखना है, प्रीमाइस में से मान लो रनर तो लिखा ही नहीं उसने, एथलीट लिखा हुआ है, एथलीट के पास 50 रुपीज है, वो वैसे ही करेंगे, ठीक है? या वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोटा है, छोटे से बड़ी चीज नहीं ले सकते आप, या छोटे से बड़ा नहीं आ सकता, 50 रुपए से 100 रुपए की चीज नहीं आ सकती, तो यहाँ पर इसकी पॉलिसी है, ऐसे सीखेंगे। तो ये गलती किस में है? एथलीट में। एथलीट कौन है? मेजर, तो मेजर पॉलिसी। आगे समझ? Yes, हाँ थैंक यू सो मच। चलो पढ़ो अब आगे। अब नेक्स्ट पॉलिसी सीखेंगे, बाकियों को भी क्लियर हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल में क्या होता है? मिडल टर्म कहाँ आती है आपको पता है? जो ये प्रीमाइसेस होते हैं ना, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन, इसमें जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे माइनर टर्म हो, चाहे मेजर टर्म हो, चाहे मिडल टर्म हो, सारे दो दो बारी आती है, ठीक है? हाँ जी। क्या दोनों पॉलिसी एक साथ आ सकती है? अगर 1 से ज्यादा पॉलिसी होगी तो उसको अलग नाम है, उसका नाम क्या है? एग्जिस्टेंशियल पॉलिसी, ठीक है? एनी पॉलिसी कैन बी, अगर कोई सी भी पॉलिसी एक से ज्यादा आ रही है, देन दैट विल बी एग्जिस्टेंशियल पॉलिसी। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, बता रही हूँ, सुनो भाई, समझा रही हूँ। ऑल ए आर बी सम बी आर सी एंड सम करना चाहिए था वैसे, ठीक है? सम सी आर ए। यस। अब मेरी बात सुनो कि इधर मेजर कौन है, सॉरी माइनर कौन है? सी। ए कौन है? मेजर, क्योंकि हमने यहां से पकड़ा कंक्लूजन में से, ठीक है? कंक्लूजन में से पकड़ा। प्रियंका जी मैंने आधा घंटा जो कंसेप्ट कराया, उसके बाद मैंने 5 मिनट आशीष को रिवाइज भी कराया। अब किसको ये फास्ट लग रहा था बताओ? हाफ एन आवर मैंने यही समझाया आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। अब आप लेट आए तो आपकी प्रॉब्लम होगी, अब दोबारा देखना वीडियो को, समझ आई? अब जिसको नहीं समझ में आया था उसको कॉल पे लेके भी मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया पूरा। हाँ जी, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना की वीडियो, ठीक है? आराम आराम से। जब मैं रिवाइज करा रही थी फोन पे लेके, तब कहाँ थे आप? इधर ध्यान दीजिए कि ये जो मेजर है और माइनर है वो कहाँ से आया? वो कंक्लूजन में से आया, राइट?
वही पीछे रीना मैं वहां पहुंची हूँ, मैंने वहां पे बोला था ना कि अभी नहीं डिस्कस करना। तुम बहुत तेज भागो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब पकड़ूंगी, ठीक है। इसमें से चेक करते हैं, जितने भी सी लिखे हैं वो कौन है, माइनर, और जितने भी ए लिखे हैं वो कौन है, मेजर। अब आपने चेक किया यहाँ पे कि माइनर भी 2 बार आ रहा है, मेजर भी 2 बार आ रहा है, जो बचा वो क्या है, मिडिल टर्म। जो बी है वो कौन है, मिडिल टर्म। और आपने एक चीज और नोटिस करी, जो बीच वाली मिडिल टर्म होती है वो सिर्फ प्रीमाइस में ही होती है, वो कंक्लूजन में नहीं होती। पॉइंट टू बी नोटेड, माइनर और मेजर एक प्रीमाइस एक कंक्लूजन में होती है, बट मिडिल टर्म ओनली प्रीमाइस में होती है, वो बीच में होती है, जिसको हम कट करके इसका और इसका रिजल्ट निकालते हैं कि ये मर्ज होगी तो आंसर आएगा, मर्ज नहीं होगी तो आंसर नहीं आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको कहते हैं, इस तरीके को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं इन्फरेंस निकालना। हम इसको समझ के इन्फरेंस निकाल रहे थे, ठीक है, इसको ये कहते हैं। अब बात समझ में आ रही है। हाँ, मिडिल टर्म कंक्लूजन में नहीं होती मैम, मेजर माइनर प्रीमाइस में से कंक्लूजन में डिफाइन होता है। हाँ, लेकिन मेजर माइनर हमें फाइंड करना है, प्रिया एंड ऑल, कहाँ से पता चलेगा? तुम फिर उल्टे खोपड़ी ले जाते हो अपनी, 100 बार बता दिया मैंने। कंक्लूजन से पता चलेगा माइनर कौन सा है, कंक्लूजन से पता चलेगा। हाँ, सीधे हो जाओ। अब मैं पॉलिसी सिखाने लगी हूँ आपको कि सही क्या है और वहां पे मिस्टेक हो जाएगी तो वो क्या है, ठीक है। प्रीमाइस 2 या ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम 2 वाला कर रहे हैं सिंपल, ठीक है, पहली क्लास है ना, पोच नहीं करना, आएगा आगे, साथ साथ चले प्लीज। सो अभी हम सिंपल जो सिलोजिज्म या मूड एंड फिगर होता है उसको लेकर चल रहे हैं, जिसमें स्टैंडर्ड में 1-2 प्रीमाइस होते हैं और एक कंक्लूजन होता है, समझे। जो मिडल टर्म होती है वो एक दूसरे के साथ मर्ज होगी, ऐसे ऐसे भी मिडल टर्म आ सकती है ना, इस साइड पे, या पिछले क्वेश्चन में जैसे आ रही थी इस तरीके से भी आ सकती है, या किसी और तरीके से भी आ सकती है, सीधा एक ऊपर एक नीचे, 2 प्रीमाइस में, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 में, या ऐसे भी तो आ सकती है, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 और इधर मिडल टर्म आ रही हो, इधर मिडल। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ बेटा, प्रीमाइसिस में ही आएगी जहां मर्जी आए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, मर्ज तो ये तभी होंगे, 2 लोग साथ कैसे जाएंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे उनका रिजल्ट निकलता है। तो मर्ज करने के लिए हमें ये देखना होता है कि मिडल टर्म दोनों, मान लीजिए बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो क्या हम 2 छोटे बच्चों को साथ घूमने भेज देते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज को? जाएंगे भी वो ढंग से, रास्ता भूल जाएंगे वो, ठीक है। तो मिडल टर्म में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आने चाहिए, बस एक बड़ा पर्सन छोटे बच्चे को लेके चला जाए, एक छोटा बच्चा बड़े पर्सन के साथ चला जाए, दोनों बड़े लोग चले जाए तो चलेगा, लेकिन इसके जैसे बेबी 2 नहीं जाएंगे साथ, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा समझें कि जो मिडल टर्म है ना, एक प्रीमाइस 1 में आएगी और एक प्रीमाइस 2 में आएगी, ठीक है। और हम सिनेरियो बनाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 सिनेरियो बनाकर देखते हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बड़ी है, दूसरी भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या हम इनको मर्ज करा सकते हैं? यस, एक डिस्ट्रीब्यूटेड दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड को भी मर्ज कर सकते हैं, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक डिस्ट्रीब्यूटेड को भी मर्ज कर सकते हैं। यहाँ सेंटेंस सुनो, सेंटेंस ये है कि एनी वन मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई एक डिस्ट्रीब्यूट होनी जरूरी है, इसका रूल है। अब ये 2 बेबी चले गए साथ में, पता नहीं क्या ही करके आएंगे, ये गलत है। तो 2 अनडिस्ट्रीब्यूटेड को हम मर्ज कर सकते हैं, इन दोनों को साथ नहीं भेज सकते। अगर ऐसा होगा तो दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ, आया है मैम समझ, गुड। तो मिडिल टर्म का ये चेक किया जाता है। अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहाँ पे अब चेक कीजिए, तो ये मिडिल टर्म फैलेसी होगी, वेरी गुड आरती। चेक करते हैं,
ये आपका एक प्रीमाइस है, ये दो प्रीमाइस है। इसमें मिडिल टर्म कौन सा होता है? जो सेम होता है। सेम कौन होता है? कैट। कैट सेम है प्रीमाइस में, इसलिए वो मिडिल टर्म होता है। देखना आ गया। अब इसको लिखते हैं ऑल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। 150 लिखना तो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब ये दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इनको साथ भेज मत देना। बच्चों को मर्ज नहीं करा सकते हम, ये मर्ज नहीं होंगे और इस वजह से इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, चाहे मिडिल टर्म की फैलेसी हो, चाहे मेजर टर्म की, चाहे माइनर टर्म की, वहां पे आंसर नहीं बन सकता, यहाँ मर्ज ही नहीं होगा, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वी कैन नॉट मर्ज देम, इसलिए यहाँ मिडिल टर्म फैलेसी, एलिसिट मिडल या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फैलेसी होती है जी। ठीक है मैम, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी आ सकता है बेटा, ऑल के साथ तो डिस्ट्रीब्यूटेड लगता है, समझे? ऑल में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, इसमें क्या मिस्टेक है बताओ? नेक्स्ट वाला देखो, मिडल टर्म कौन सा फैलेसी, यहाँ कौन सा फैलेसी आएगा? इस फैलेसी का नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म और एलिसिट मिडल टर्म फैलेसी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिडल टर्म मर्ज ही नहीं हो सकती, इसका कंक्लूजन हो ही नहीं सकता ना, जब फैलेसी आ गई तो कंक्लूजन कोई भी नहीं निकलेगा। ठीक है, हाँ दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाला नॉट पॉसिबल। इधर देखो ऑल में क्या लिखते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सम नोट, सम में क्या लिखते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। नोट में क्या लिखते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड। देख के समझ में आती है। अब यहाँ डांसर डांसर प्रीमाइस में कॉमन है, क्या हम इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड को मर्ज करा सकते हैं? नहीं करा सकते, तो देयर इज नो कंक्लूजन बिकॉज ऑफ मिडल टर्म फैलेसी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म फैलेसी। ठीक है, अब दिमाग में पल्ले पड़ गई। हाँ 50 रुपए और 50 रुपए दोनों को मर्ज नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसके अंदर मिडिल टर्म पॉलिसी में, क्योंकि मिडिल टर्म में एटलीस्ट वन मस्ट बी 100 अगर आप 50 और 100 से करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये चार्ट हमारा मिडिल टर्म का है और ये इसका रूल है, कम से कम एक मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होनी जरूरी है। दोनों हो गए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होने चाहिए, बस इतना। ठीक है, मर्ज करने के लिए 150 रुपए चाहिए कम से कम, 200 भी हो सकते हैं। तो चलिए अभी हमने ये माइनर, मेजर और अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड फैलेसी कर लिया है, और अगर किसी को नहीं आया तो वो दोबारा देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये दोबारा अगेन भी आएगा जब हम पूरा पढ़ लेंगे ना। हाँ क्या हो गया अलमास मैम? नहीं दिख रहा, अभी मैसेज ही गायब हो गया। सम नोट वाले बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सम नोट वाले में सम वाला हिस्सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, नोट वाला हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, हाँ जी, मिडल टर्म फैलेसी में कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कोई सी भी फैलेसी होगी उसमें कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगा वहां पर। ठीक है, चाहे मिडिल टर्म फैलेसी हो, चाहे मेजर टर्म फैलेसी हो, चाहे माइनर टर्म फैलेसी हो, उसमें कंक्लूजन नहीं निकलेगा, उसका जो भी कंक्लूजन निकला हो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, सारा बल्ले बढ़िया। रानी तुम रेज द हैंड में हो ही नहीं, किसको पकड़ू? एक बार मिडिल टर्म फैलेसी हो गई, मेजर टर्म माइनर टर्म चेक करना आगे। हाँ फिर मेजर टर्म माइनर टर्म चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर कंक्लूजन नहीं आएगा। अगर आपको ये पता चला एक क्वेश्चन में कि मिडिल टर्म फैलेसी भी है और मेजर टर्म फैलेसी भी है, या फिर मिडिल टर्म फैलेसी भी है और माइनर टर्म फैलेसी भी है, फिर उसका क्या नाम दोगे आप? एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी सारी फैलेसी आगे दोबारा आएगा, पूरा फैलेसी का क्लास आएगा। अब कृपया करके जरा मोड एंड फिगर पे कंटिन्यू करते हैं। एक रानी को देख लेते हैं क्या कह रही है। हाँ जी, यस रानी में बॉय निकला। अच्छा ठीक है, आए मैम। जैसे कि ये हम पॉलिसी को तो समझेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे मैम? हम इसको क्यों पढ़ते हैं मैम? एक्चुअली होता है रियल लाइफ में यूज, जब हम किसी नेता, और क्या बात है, मैं रानी रानी समझे जा रही, निकला राज दिखना राजा। तो बेसिकली यहाँ पे पॉलिसी पकड़ी गई ना, यहाँ पे गलत हो रहा है, हमने पकड़ लिया, कैच कर लिया। ठीक है, ऐसे ही पॉलिसी को एक्चुअली जो इनफॉर्मल पॉलिसीज है उनका काफी यूज होता है रियल लाइफ, सामने वाले पर्सन को पकड़ने में, कैच करने में कि ये हमें धोखा तो नहीं दे रहा। जैसे पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, गुमराह करने के लिए बोलते हैं हमने ये काम करा दिया, वो काम करा दिया, उनसे जो पूछा जाए ना उसकी जगह घुमा फिरा के बोल रहे होते हैं। सो हमें वहां पता चल जाता है जब हम पॉलिसी सीखते हैं
ये हमें गुमराह कर रहा है, गलत कह रहा है, तो हम उससे बच सकते हैं। सो इन दिस मैनर fallacy आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, कि कोई हमें चीट ना करे। ठीक है ओके, थैंक यू मैम। जी। ये देखो कितनी बड़ी चीटिंग। ये राज में नेहा है और रानी में राज है। चलो सुनो यहाँ पर। एक और पॉइंट मैं समझाती हूँ यहाँ पे। सबका मूड फ्रेश हो गया? ठीक है, एक बार 1 2 3 कर लेते हैं। 1 2 3 रेडी? यस। ब्रूम ब्रूम। वेरी गुड। लिसन केयरफुली। एक पॉइंट मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ठीक है। प्रीति कह रही है मिडल टर्म में दोनों 100 हुआ तो क्या होगा? मिडल टर्म में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो वो मर्ज हो सकती है, ठीक है। फिर उसके आगे मेजर और माइनर चेक करेंगे कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, फिर आंसर आएगा, ठीक है जी। अब समझिए। ऑल एस आर नॉट पी, सारे के सारे एस पी नहीं है। मीन्स मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो वर्ड है ऑल नॉट, ये एक्चुअली अपनी स्टैंडर्ड प्रोपोजिशन नहीं है। ये जो सिलोजिज्म हम समझते हैं, एक्चुअली किसने दिया आपको पता है? अरिस्तु जी ने दिया है, ठीक है। अरिस्तु जी इतना पुराना उन्होंने सिलोजिज्म दिया है, बीसी, बिफोर क्रिस्ट, बहुत पहले, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है क्लियरली कि ऑल एस आर नॉट पी एक सही स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जब हम इसको पढ़ते हैं एक जगह जोर देकर तो उसका मतलब अलग निकलता है, हाँ, और दूसरी जगह जोर दे तो उसका मतलब अलग ही निकलता है। थोड़ा सुनो, मैं समझ में आएगा आपको। अगर मैंने बोला ऑल ए आर नॉट बी, ठीक है, सो सारे की सारे ए बी नहीं है, तो उसका मतलब सारे ए बी नहीं है। अगर मैं इस तरीके से पढ़ रही हूँ, ऑल पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रही हूँ, फर्स्ट वर्जन अतर इन प्रोटेस्ट ऑल ऑफ द एस आर नॉट पी, सारे एस पी नहीं है, ठीक है। जबकि सेकंड वर्जन में मैंने कहा कि हाँ सारे ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। इसका मतलब ये निकला, जब मैंने ऐसा इसको पढ़ा ऑल ए आर नॉट बी, बी नहीं है, तो इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट वाले वर्जन को पढ़ रही हूँ कि सारे ए बी नहीं है, तो हमें कैसा लग रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। अगर मैं सेकंड वाले वर्जन को पढ़ रही हूँ कि सभी ए बी नहीं है, ध्यान सुनो, सभी ए बी नहीं है, तो मतलब कुछ और हो सकता था, हो सकता है बी की जगह कुछ और हो, या ये हो सकता है कि सभी ए बी नहीं है, तो थोड़े से भी ए हो सकते हैं, थोड़े से नहीं भी, ठीक है। तो एक्चुअली अरिस्तु जी ने अपनी ओरिजिनल बुक में ये लिखा है कि इसका मीनिंग कभी कभी नो, कभी कभी सम नोट के जैसा भी आता है। बट ये जो आपका एंटी है ना, हमें फिर पेपर भी देना है और पेपर में वो एक ही कंसिडर करता है। तो एक्चुअल में यही है, ये सच है, मैं गुमराह नहीं कर रही आपको, ठीक है। एंटी की बात में बाद में आएंगे। असलियत यही है कि एक्चुअल में ऑल ए आर नॉट बी इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका एक जगह पे स्ट्रेस दो तो अलग मीनिंग निकल के आता है। बट अब मैं एंटी के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको एग्जाम देना है एनटीए का, और ये लोग किस हिसाब से आंसर देते हैं हमें ये देखना है। तो एज पर द ट्रेंड जब से ये आ रहा है, एनटीए जब से आया, यानी कि 2018 से जब से आया, तब से एनटीए इसको क्या कंसिडर कर रहा है, ऑल ए आर नॉट बी को, और एक यहाँ पे ये होता है ए आर नॉट बी, तो एनटीए इसको सम नॉट कंसिडर कर रहा है, ठीक है। और अगर मैंने ये बोला ऑल नोट, तो ये एनटीए इसको सम नोट कंसिडर कर रहा है, जबकि मैंने बोला ए आर नॉट बी, तो इसका कुछ नहीं, इसको नो कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से 5 बजे भी पेपर 1 होगा, हाँ। दिस फॉर्मुलेशन मीन्स सम नोट ओ एंड नो ऑल्सो, बट हमें एंटी के हिसाब से चलना है, तो उसके हिसाब से हम इसको सम नोट मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। किसी को याद है वैसे पुराने वाले लर्नर्स को, मैंने इसको सम नोट ही बढ़ाया था ना। अच्छा, तो मैं जरा बताती हूँ कि अगर मैंने ये बोला ऑल ए आर बी,
तो ये तो ऑल है। अगर मैंने ये बोला ओनली ए आर बी, मतलब इसका कुछ भी नहीं लिखा, तो भी ये ऑल कहलाएगा। मैं दोबारा लिख के दे रही हूँ, ठीक है, सम नोट ही है। हाँ, जब मैंने ये बोला ऑल ए आर नॉट बी, तो इसको आप सम नोट कंसिडर करेंगे एज पर द एग्जाम, ठीक है। अगर मैंने ये बोला जस्ट ए आर नॉट बी, ए भी नहीं है ऐसा बोला, तो जैसे हम इसको ऑल कंसिडर कर रहे थे ऐसे ही इसको नो कंसिडर कर देंगे। अब ज्यादा क्लियर हो गया? बिम एज अ टीचर जो सही वाला बात है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब आपको इस बात को भूलना है तो भूल जाओ, आपको सिर्फ एग्जाम के हिसाब से देखना है तो एग्जाम के हिसाब से आप इसको देख लो फिर, ठीक है। ये वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है मैं आपको वो भी बताऊं जो असलियत में लिखा हुआ है, और जो एग्जाम देने की वजह से हम कर रहे हैं वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अरिस्तु बात बताइए, वो क्या बोले? उन्होंने बोला कि ये दोनों होता है, ए और ओ दोनों होता है, लेकिन एग्जाम में आपका एक तरीके से कंसिडर होता है, इसलिए आप एनटी के हिसाब से क्वेश्चन अगर सॉल्व करना तो क्या करना चाहिए, क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहिए तो फिर इसको सम नोट की तरह कीजिएगा और उसको नो की तरह कीजिएगा। बस इतनी सी बात बताई थी आपको मैंने। हाँ हाँ, वेरी गुड, आपने पुराने नोट्स में लिखा हुआ है ना मेरा। सो ऑल नोट को सम नोट कंसिडर करेंगे। मैं आपको एक और राज की बात बताऊं, ये जो आया था वो वाला राज नहीं, कंफ्यूज मत होना, बस जस्ट बता रही हूँ कि एक्चुअली जब सीबीएसई था ना या यूजीसी नेट था, मतलब कि कहानी, मतलब मैं तो सारे बढ़ा रही हूँ मैं, 2004 से लेकर 2017 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उठा के देखोगे जो कि यूजीसी ने लिए थे और सीबीएसई ने लिए थे, ठीक है, तो उन लोगों ने एक्चुअली तब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, क्योंकि ये तो हम एग्जाम की वजह से इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों ने नो कंसिडर करके सॉल्व कर रहे हैं। बट अब ये एनटीए महान जी जब से आए हैं ना 2018 से लेकर 2022 तक, द ट्रेंड इज कि वो इसको सम नोट लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमें इसको सम नोट के हिसाब से ही करना चाहिए, बिकॉज वी वांट कि हमारा आंसर करेक्टली जज हो, ठीक है, ऐसा। हाँ जी, मुझे भी नहीं समझा, एक बार एक्सप्लेन करूं। एक्सप्लेनेशन को भूल जाओ, रटने वाली बात है ये कि आपको अगर ऑल नोट लिखा है तो उसको सम नोट कंसिडर करना है, ठीक है, एंड ओनली नोट लिखा है तो उसको नो कंसिडर करना है, ऐसा। वो अब और किसी पे आएगा या नहीं, वो ना लिए तो नहीं, यही है वैसे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, दिस इज करेक्ट, ठीक है, और इसी के हिसाब से लिया जाता है। अब हम देखते हैं मोड एंड फिगर। नोट भी सम नोट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे याद कर लो। हाँ, अच्छा इधर सुने, अब हम मूड फिगर स्टार्ट करने वाले हैं। रेडी हैं आप? आपको मैंने आर्ग्यूमेंट का हिस्सा सिखा दिया। आर्ग्यूमेंट में क्या सिखाया था? 5 PM की क्लास है आज, 5 PM आज हमारा कॉमर्स है और कल हमारा 5 PM में पेपर 1 है। बुक में आंसर सम नोट के हिसाब से दिया है? हाँ भाई, मैंने पहले वाले भी सम नोट के हिसाब से कर दिए हैं, मैंने कर दिया है वो सही। मैम पीडीएफ प्रिंट आउट निकाले हैं, बुक में सब है, बुक में सब कुछ है, ठीक है। न्यू एडिशन ले लिया आपने? न्यू वाली बुक में सब कुछ है। प्रिंट मत निकालो, पीडीएफ से वैसे पढ़ सकते हो तो ठीक है, लेकिन प्रिंट अगर निकालने का मन कर रहा है तो उससे अच्छा फिर बुक ले लो, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है और उसमें मेनली है ज्यादातर चीजें, जो भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है। अब थोड़ा प्लीज पढ़ लीजिए प्लीज फ्रेंड्स, अपने आप को शांति से लंबी सांसें भरें, योगा की क्लास में आ जाए। मैं पानी पी लेती हूँ। मन्नी जब ये पेपर 1 की क्लास है, पेपर 2 क्यों कराऊं मैं? 5 बजे कराऊंगी पेपर 2 आज। हाँ चलो, 1 2 3 रेडी, यस। मूड एंड फिगर जो हुआ बना हुआ है ना, ये बिल्कुल भी नहीं है, सो सिंपल, वेरी इजी, ठीक है।
तो अपने माइंड को शांत रखें और ध्यान से सुने, समझ में आएगा। प्लीज टेल मी क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइस? किसका प्राइस? वो आप देख लीजिए बुक का, लक्ष्मी जी, लिंक पे क्लिक करके, ठीक है। कौन सी वाली देखनी है? क्वेश्चन बैंक वाली का 660 अराउंड होगा और वो कंसेप्ट वाली का कम होगा, 490 के अराउंड, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं मूड एंड फिगर। सम मेन आर मोर्टल, ऑल सॉक्रेट आर मैन। कंक्लूजन दिया हुआ है सम सॉक्रेट इज मोर्टल। अच्छा लक्ष्मी जी, प्राइस लक्ष्मी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले हमें जो समझना होता है वो यही समझना होता है कि माइनर कहाँ है, मेजर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। मुझे दोबारा बताना पड़ेगा आपको। आजो फिर देखो, जो कंक्लूजन है उसमें जो सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है? माइनर। लिंक नहीं होता शीतल, यूट्यूब पे मेरा नंबर फ्लैश होता है, उसके ऊपर आपको मैसेज करना होगा। मॉर्टल जो है इसमें प्रेडिकेट है और ये क्या होगा? मेजर, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेंड जोनसी वाली प्रीमाइज में, प्रीमाइज क्या है? ये प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, मेजर वाली टर्म आ रही है, उस पूरी प्रीमाइज को क्या बोल देते हैं पता है? मेजर प्रीमाइज। जिस वाली प्रीमाइज में माइनर टर्म आ रही है उसको क्या बोलते हैं? माइनर प्रीमाइज। ये किस किस को समझ आ गई? जिसमें मेजर टर्म आ रही है वो मेजर प्रीमाइज है, जिसमें माइनर टर्म आ रही है वो माइनर प्रीमाइज है। वेरी गुड, समझ आ गई? गुड। अब फ्रेंड्स, जो चीज दो बारी आती है ओनली प्रीमाइज में, उसको क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म। यू नो, मैन मिडिल टर्म है, ठीक है। आशुतोष जी, मेजर टर्म क्या है यहाँ पर? मोर्टल। मोर्टल जिधर दिखाई दे रहा है वो मेजर प्रीमाइज, सिंपल। माइनर टर्म क्या है? सॉक्रेट। सॉक्रेट जो प्रीमाइज में है वो माइनर प्रीमाइज, समझे? जो माइनर और मेजर है वो किसी एक प्रीमाइज में आता है और एक कंक्लूजन में आता है, इसलिए वो क्लैश होंगे ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा है, कहाँ दिमाग छोड़ के आए हो तुम? अब सबसे पहले जो मूड एंड फिगर को सॉल्व किया जाता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डालना जरूरी है, उसके बाद उसका मूड चेक किया जाता है, उसके बाद उसका फिगर चेक किया जाता है, ठीक है। स्टेप्स है, वॉइस ब्रेक होती है, ये स्टेप्स है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? स्टक हो रहा है? क्या करूं? ठीक है। सबसे पहले एज पर द रूल स्टैंडर्ड फॉर्म को करना चाहिए, बाद में मूड को, बाद में फिगर, ये स्टेप्स होने चाहिए। पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाना पड़ेगा ना आपको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए थोड़ी थ्योरी पढ़ लो। स्टेप 1, स्टैंडर्ड फॉर्म, मेजर प्रीमाइज must be first premise to be approved form of argument, ठीक है। जस्ट अभी दोनों बुक मिली है, थैंक यू मैम। फोन में भी चलेगा? हाँ, फोन में गुड लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, वो चलता है। हाँ, सो अभी ये वाला बात समझ में। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मेजर प्रीमाइस आपका हमेशा फर्स्ट में आना चाहिए, मतलब कि मोर्टल जो है इसमें से ये फर्स्ट में आना चाहिए। अगर ये सेकंड में आएगा तो गलत हो जाएगा यार। इथरनेट अब निकाल के डालू क्या? हेमा, क्लोज एंड ओपन अगेन। ठीक है फ्रेंड, प्लीज कृपया करके सुन ले, जो मेजर टर्म है ना वो हमेशा ही स्टेटमेंट 1 में होनी चाहिए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, मतलब कि वो सब्जेक्ट में भी हो सकती है, प्रेडिकेट में भी हो सकती है, लेकिन होनी पहली वाली उसमें चाहिए, ठीक है। ये वाली बात कह रहे हैं। और ऑटोमेटिकली जो माइनर होगी वो सेकंड वाली में होगी, स्टेटमेंट में, इधर भी हो जाए या इधर भी हो जाए, ठीक है। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? हाउ टू नो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपने क्या करना है? बाहर डालना, उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा, पहचानना है उसको। हाउ टू नो प्रेडिकेट। अरे यार, प्रेडिकेट कंक्लूजन का प्रेडिकेट ये किसने दिया था? हाँ, वही उसी मुद्दे पे आ रही हूँ। अभी हम क्या सीख रहे हैं फ्रेंड्स? मूड एंड फिगर सीख रहे हैं।
और मोड एंड फिगर किसने दिया है? बुलियन ने दिया है, ठीक है, बुलियन ने दिया है मोड एंड फिगर। और इस वजह से हम में जो समझ रहे हैं ना यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात, वो सिर्फ मोड एंड फिगर में लगती है, सिलोजिज्म में नहीं। तो कृपया करके अपने माइंड के जो डिफरेंसेस है उसको साइड में कर दे जो आज तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी नई तरीके से पढ़े, आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। जब भी कोई नया फिलोसोफर आते हैं, इस बात को क्लियरली सुनिए, बुलियन कौन है? जैसे इशिका है वैसे बुलियन भी है कोई। अब उसका मीनिंग क्या बताऊं मैं? बुलियन ने दिया, बोल दिया मैंने, ऑथर है वो उसकी। जो फिलोसोफर हैं वो, जब एक फिलोसोफर कोई बात करता है, आपको पता है पीएचडी कैसे होती है, फिर जब नया फिलोसोफर आता है उस चीज के लिए अपनी बात कहने, तो वो उसके एजम्पशंस में चेंज करता है, ठीक है। तो जो मोड एंड फिगर बुलियन जी का माना जाता है ना, तो इसमें हाँ गैप फाइंड करता है, एजम्पशन ही चेंज करके रख देता है। तो इसमें बुलियन जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, ये इनकी बेसिक एजम्पशन है। और इसी एजम्पशन की वजह से जो मेजर टर्म है मस्ट बी इन प्रीमाइस 1, ठीक है। ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि जब हम सिलोजिज्म पढ़ेंगे, सिलोजिज्म अरिस्टो जी ने दिया है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रख ले, उधर मेरे से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उधर उनकी एजम्पशन चलेगी, उधर ये नहीं लगना, उधर अलग कंसेप्ट होगा, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी इधर दिमाग रख लो। सो कैटेगोरियल सिलोजिज्म्स में क्या होता है? व्हाट इज कैटेगोरियल सिलोजिज्म? जिसमें हम ऑल, नो, सम नोट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कैटेगरी बनाना, कैटेगोरियल सिलोजिज्म। क्लियर? आर्ग्यूमेंट में हमेशा 3 टर्म्स होती हैं। कितनी होती हैं? 3 टर्म्स। कौन कौन सी होती हैं? सॉरी यहाँ पे प्रपोजिशन बोला, वैसे टर्म्स भी 3 होती है, वैसे सही है वो। माइनर, मेजर एंड मिडिल टर्म 3 टर्म्स होती है। बाकी प्रपोजिशन भी कितनी होती है? प्रपोजिशन भी 3 होती है। बुलियन ने जो मोड एंड फिगर दिया है, इन्होंने 4, 5, 6 वाली प्रपोजिशन नहीं दी, इन्होंने ओनली 3 वाली दी है, ठीक है। इसलिए आज हम 3 प्रपोजिशन लेकर ही 3 को ही लेकर चल रहे हैं। 2 प्रीमाइसेस 1 कंक्लूजन, 2 प्रीमाइस 1 कंक्लूजन होता है एक पूरे आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। सिलोजिज्म जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है मोड एंड फिगर के लिए। वो कैसा लगता है? ध्यान से देखो, पहले जो आपका कंक्लूजन होता है ना, उसके अंदर क्या आता है? जो सब्जेक्ट होता है उसका माइनर टर्म होता है, और जो उसका प्रेडिकेट होगा वो उसका मेजर टर्म होगा। अब आपको कोपुला समझ नहीं आ रहा होगा। अगर मैंने लिखा ऑल ए आर बी, तो ये चीज उसका माइनर होगा अगर कंक्लूजन में है, ठीक है। ये चीज इसकी मेजर होगी। जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कनेक्टर होता है बीच वाला, इसको बोलते हैं कोपुला, वी कॉल इट कोपुला। सो दिस इज कोपुला। अब इनका स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, सबको याद हो गया? मेजर प्रीमाइस मस्ट बी फर्स्ट प्रीमाइस, ठीक है। क्वांटिटी है वो, ऑल, सम नोट क्वांटिटी है, वो क्वांटिफायर होता है। मेजर प्रीमाइस हमेशा फर्स्ट प्रीमाइस होना चाहिए, एंड माइनर प्रीमाइस सेकंड प्रीमाइस होना चाहिए। इसी को कहेंगे स्टैंडर्ड अप्रूव्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट होती है प्रीमाइस, उसमें क्या क्या आता है? फिर मेजर तो आएगा ही आएगा, उसके साथ कौन आएगा? मिडिल टर्म। इसमें एक मेजर टर्म होगी और एक मिडिल टर्म होगी। ईदर ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्रीमाइस 1 ऐसे भी हो सकता है, मेजर एंड मिडल, ऐसे भी हो सकता है, मिडल एंड उसके बाद ये मेजर। ये किस किस को समझ में आएगा? सब्जेक्ट प्रेडिकेट में ईदर ऑर्डर मतलब जैसे मर्जी हो जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट देखो, माइनर प्रीमाइस होता है, उसमें भी एक माइनर टर्म होगी, एक मिडल टर्म होगी, ईदर ऑर्डर। अगेन आपकी माइनर टर्म इस साइड पे भी हो सकती है, इस साइड पे भी हो सकती है, उसके साथ एक मिडल टर्म होगी, एक मिडल टर्म होगी, और ये हमेशा प्रीमाइस 2 में होगी। और अगर कंक्लूजन की बात करेंगे तो कंक्लूजन में पहले माइनर होती है हमेशा, बाद में मेजर होती है। पहले माइनर होती है हमेशा, बाद में मेजर होती है। पूरा अच्छे से समझ में आ गया है ना आपको? ये लिखा है उसमें, नोट दैट मेजर प्रीमाइस कंटेन मेजर टर्म
उसको बोलेंगे जिसमें मेजर टर्म होगी, विच इज प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन। कैसे पहचानेंगे? कंक्लूजन के प्रेडिकेट को मेजर बोलेंगे, कंक्लूजन के प्रेडिकेट को मेजर बोलेंगे। माइनर टाइम प्रीमाइस के अंदर माइनर टर्म होती है जो कि सब्जेक्ट होना चाहिए कंक्लूजन का। प्रीमाइस आर आल्सो कंटेन मिडल टर्म, मिडल टर्म होता है जो कि एक प्रीमाइस में एक बार आती है, कंक्लूजन में नहीं आती। क्या लिखा है क्लियरली कि जो मिडल टर्म है वो कंक्लूजन में नहीं आती है। मूड एंड फिगर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सिलोजिज्म जब पढ़ाएंगे तब उसमें दिमाग लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका कंसेप्ट वाली बुक से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पीडीएफ निकलवाने की जरूरत नहीं। सोफियाना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर इन कंसेप्ट बुक आल्सो, ठीक है। हाँ, मोस्ट ऑफ इन द सेंस की बहुत ज्यादा मेरे को इतनी सारी स्लाइड्स में बार बार जो चीजें दे रखी है, ज्यादा डिटेल में पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ टू द पॉइंट मैंने दिए हुए हैं। टॉपिक वाइज ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कवरिंग। तो देखो, ऑल मेन आर मॉर्टल, ये ऑल है, इसके आगे कुछ नहीं लगा, लेकिन ये पॉजिटिव है, क्या लगाऊं? ऑल। इसके आगे कुछ नहीं लगा, ये कौन है? ऑल, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। मॉर्टल, मेजर, और ये फर्स्ट प्रीमाइस में है। यस, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, करेक्ट। नेक्स्ट चेक करते हैं। मॉर्टल इज इन प्रीमाइस 2, नो स्टैंडर्ड फॉर्म, करप्ट है ये, नो स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, फिर हम इसको उल्ट ऊपर नीचे कर देंगे और फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है। सो सिंपल, अरेंज कर देंगे। किसको अरेंज करोगे? ओनली प्रीमाइसेस को। फिर हम ऐसे लिखेंगे इसको, ऑल मैन आर, फिर हम इसको बस ऐसा लिखेंगे कि ये करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसको ऐसे लिख देंगे हम, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल सोक्रेट आर मैन, ऑल सोक्रेट आर मॉर्टल, ठीक है। तो ठीक हो जाएगा, फिर हमारा आंसर भी ठीक आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर करप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो उसको रीअरेंज कर दें, बस, दैट्स इट। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाया है, पहला स्टेप। तो मूड एंड फिगर का फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, बहुत इजी है। अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा, दैट इज मूड। मूड इज और भी ज्यादा इजी। पता है कैसे? पिछले क्वेश्चन पे ही आते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था फर्स्ट स्टेप, ओके, फर्स्ट स्टेप पास, ये चेक करना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकंड स्टेप इज मूड। फ्रेंड्स, मूड इज जस्ट इतना कि क्या है ये, सम कौन होता है बताओ? सम आई होता है, आई लिख दो। ऑल क्या होता है? ए लिख दो। सम आई होता है, आई लिख दीजिए। और मूड पता है क्या है? आई। ये है मूड, सुपर डुपर इजी, सिंपल। तो क्वांटिफायर्स को हम अगर उनकी एब्रीवेशन लगा देते हैं, ये मूड है। अब और कोई ढूंढूं मैं? इसमें तो सेम ही है। इसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक था, इसका चेक कर लेते हैं। ऑल का मतलब ए, ये वाले ऑल का मतलब ए, ये वाले ऑल का मतलब ए, इज मूड। मूड की तो बल्ले बल्ले 1 सेकंड में आ गया, आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। यस, अब हम सीखेंगे फिगर। अब फिगर सीख ले, मूड आ गया आपको, फिगर सीखते हैं, ठीक है। तो फिगर के लिए मैं उठ के आ गई, मैं मन कर रहा था, आ गई मैं। और टोटल जो होती है फिगर्स, वो 4 टाइप की होती है। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो आंसर यही होगा। जरूरी नहीं है बाई चांस इस क्वेश्चन में आंसर ये हो रहा है बोलू, हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो चेक करेंगे। करप्ट को कैसे समझते हैं एक बार बता दो। अगर आपका मेजर टर्म प्रीमाइस 2 में आ रहा हुआ तो वो गलत है, ठीक है। उसकी ठीक करने के लिए बस उसको प्रीमाइस 1 में कर दो, जो प्रीमाइस 1 में उसको प्रीमाइस 2 में कर दो। अब कृपया करके सुने मुझे कि फिगर एक्चुअली आता कैसे है। फिगर वो ये बनाया गया है बॉडी बिल्डर के फिगर से। अब मैं इसे बॉडी बिल्डर ना बना तो थोड़ा माफ कर देना, अब मुझे नहीं पता कैसा होता है। मतलब यहाँ से डोले बनाए मैंने मोटे मोटे, क्या पता नहीं कौन सा मैन होता है।
मैं नहीं खेल रही। तुम सुन लो ना यार, ज्यादा ही तुम्हें डोले छोले बनाने हैं। हाँ सुनो, सो एक्चुअली ये बॉडी बिल्डर से ही आया है, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको ऐसा देखना है, मैं ऐसे बनाऊंगी ना, अपनी अभी बनाऊंगी तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करके, लेकिन आपको ऐसे देखना है। हाँ, तो ऐसे अगर आप देखोगे तो पहला क्या हो गया, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन आपको क्या कह रहा है कि दिस इज फर्स्ट फिगर। आप थोड़ी देर सुने तब आपको क्लियर होगा प्लीज, ठीक है, अभी एकदम से दिमाग ना चलाएं। हाँ, स्पिनच वाला होता है वो। लिसन, सो फ्रेंड्स ये आपका फर्स्ट है, मींस यहाँ पर हम किसको मर्ज करेंगे, मिडल टर्म को, मिडल टर्म फर्स्ट फिगर, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फिगर, कि मिडल टर्म ऐसा हो जाएगा, राइट हैंड से बनेगा। और अगर हम इसकी ये वाली गर्दन को लेंगे तो मिडल टर्म कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, दैट इज सेकेंड फिगर। और अगर हम इसकी ये वाली गर्दन को लेंगे तो मिडल टर्म कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, एंड दिस इज थर्ड फिगर। मुझे पता है आधों को नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी देर सुनते जाओ बस, लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। एंड जो हाथ इसके ऊपर जा रहे हैं इसमें मिडल टर्म कुछ इस तरीके से मर्ज होनी चाहिए, तो इसको बोलेंगे फिर फोर प्रीमाइस, ठीक है, तो इसको फोर प्रीमाइस बोलेंगे। तो एक्चुअली ये किससे बना, ये थोड़ा बात समझ गए, ये किससे बना है, ये बॉडी बिल्डर से ही बना है, इस वजह से इसको फिगर वर्ड दिया गया है। अब मैं अपनी फोटो पे आती हूँ तो और ज्यादा क्लियर होगा कि अगर आपको एग्जाम में भी एनालाइज करना है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मिडल टर्म के लिए स्टार्ट फ्रॉम योर राइट हैंड, और आप ऐसा कंप्यूटर को देख रहे हो ना, जैसे मैं देख रही हूँ उस साइड पे उल्टा होके, ठीक है, तो अपना राइट हैंड से आप ऐसे बनाएंगे ना, कराटे क्रॉस करेंगे, तो ये कौन सी फिगर बनेगी, ये फर्स्ट फिगर बनेगी। राइट हैंड को सीधा कर लेंगे तो सेकंड फिगर बनेगी, फिर लेफ्ट हैंड को सीधा कर लेंगे तो थर्ड फिगर बनेगी, एंड फिर लेफ्ट हैंड को क्रॉस करेंगे तो फोर्थ फिगर बनेगी। थोड़ी देर और समझे क्योंकि पूरी बात मेरी खत्म नहीं हुई। पहले आप सिर्फ इतना कीजिए, 1 2 3 4, कराटे मतलब क्रॉस पे ही स्टार्ट करना है लेकिन राइट हैंड से, क्रॉस पे ही एंड करना है लेकिन लेफ्ट हैंड पे। जिसने मेरे से बीच में बोला ना रिपीट, वो पिटेगा बहुत तेज, क्योंकि मैंने पूरी बात खत्म की ही नहीं। देखो, अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसके अंदर ऑल सम नोट यहाँ पर कुछ भी लिखा हो तो इधर सब्जेक्ट होता है ना, इधर प्रेडिकेट होता है। अगर उसके अंदर मिडल टर्म की फॉर्मेशन इस तरीके की बन रही है, समझ रहे हो, एक इधर फर्स्ट प्रीमाइस में, सेकंड प्रीमाइस में, प्रेडिकेट में, तो इस तरीके से कट हो रही है, जैसे हमारा हाथ ऐसा जा रहा है, तो ये फर्स्ट फिगर है, समझे। फिर जब मैंने ऐसा करके दिखाया आपको, ऐसे करके ऐसे किया था मैंने, मतलब ये एक्चुअली कौन सी मिडल टर्म कट हो रही है, राइट हैंड साइड वाली, वो भी सीधी सीधी, समझ रहे हो। अब ये राइट हैंड साइड वाली सीधी सीधी, तो अगर मिडल टर्म कुछ इस तरीके से बन रही है देन इट इज सेकेंड फिगर। एंड अब आप चेक कर रहे हो इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड पे मिडल टर्म बन रही है सीधी स्ट्रेट, देन इट इज सेकेंड, इट इज थर्ड फिगर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉस हो रहा है, देन दिस इज फोर्थ फिगर। नाउ दिस इज मोर क्लियर पिक्चर। हाँ, तभी कहा था पेन ड्रॉप हैंड साइड, सिर्फ सुने तब एंड में समझ में आएगी, आधे में रिपीट चालू, ठीक है। हाँ जी, सो इसको हम इस फिगर से भी समझे जो ओरिजिनली उन्होंने दिया था, मेरी वाली ट्रिक से भी समझे, कराटे वाली, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी कि राइट हैंड साइड पे मिडल टर्म मर्ज होगी, ठीक है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, एक और तरीका इसका, मिडल टर्म दिस दिस एंड दिस, मतलब आप इस तरीके की भी बना सकते हो। तो इसको अपने दिमाग में अज्यूम कीजिए कि ये दो गर्दन है, ये उसके हाथ है,
और ये राइट हैंड साइड से मिडिल टर्म राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो आपको जैसे समझ में आता है करें, पढ़ने से मतलब है। मेरी वाली आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। मैंने 4 तरीके सिखा दिए आपको, 3 तरीके तो चलो सिखाई दिए। 3 मेथड्स आई इन्फॉर्म यू कि हाउ टू सी। राज वाली भी इजी है। अब राज ने क्या भेजा है? मतलब ये सीधी कहां से है? ये तो मेरे को समझ ही नहीं है। अच्छा इसने ऐसे करके बना दिया है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कट करके 1 और इस साइड पे 2, इस साइड पे 3 और ऐसे कट करके 4। ठीक है, जिसको जैसा समझ में आता है वैसा कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम शेप में बना दिया। मैम स्टेप है ये, हाँ भागने के स्टेप है। तो दिस इज सो सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। ठीक है प्रियंका, तुम ना बस टेंशन ज्यादा ले रही हो। अगर टेंशन छोड़ के पढ़ो ना तो कोई दिक्कत थी नहीं, शुरू से ही नहीं थी। अब इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। फिगर चेक करना है ना, ए तो चेक कर ही लिया था। ठीक है, अब मुझे बताओ मैन का आ रहा है, एक ये मैन आ रहा है और एक ये वाला मैन आ रहा है। ये कौन सी वाली साइड से आ रहा है बताओ? ये वाला राइट हैंड साइड से क्रॉस हो रहा है, इसलिए इसमें फिगर कौन है? फिगर 1 है। सो सिंपल। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीछे सॉकेट को पकड़ते हैं। खैर इसमें भी फिगर 1 ही आ रही है, इसमें भी फिगर 1 है क्योंकि ये राइट हैंड साइड से कट हो रही है। सिंपल। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मोड एंड फिगर बताना है तो सबसे पहले यस, स्टेप्स आपको मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। एक सेकेंड इसमें करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? मैं रिवाइज करा रही हूँ, सुनो। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो पेस्ट्री है ये कौन है? ये मेजर है ना, क्योंकि मतलब ये बाद में आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, और आपने ये चेक करना है क्या मेजर टर्म फर्स्ट प्रीमाइस है? यस, पेस्ट्री इज फर्स्ट प्रीमाइस। ओके, पास हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म करेक्ट। नेक्स्ट इज मूड बताना है। ठीक है, मूड में नो को क्या बोलते हैं? ई। सम को क्या बोलते हैं? आई। सम नॉट को क्या बोलते हैं? ओ। तो मूड इज EIO। ये भी सबको क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जिसने पूछा था मूड दोबारा बताओ प्रिया, तुम्हें समझ में आ गई? कितना आसान है मूड। अब फिगर, प्रीति को समझ नहीं आ रही है? अच्छा तुम क्लास में कितने बजे आई थी? यार नो को ई बोलते हैं, सम को आई बोलते हैं, सम नोट को ओ बोलते हैं और ऑल को ए बोलते हैं। बस इतना ही करना है। ठीक है, नहीं बेटा यहाँ पर सम कैंडी आर नॉट पेस्ट्री लिखा है ना, तो थोड़ा अगली लाइन भी देख लो। ओ है ये। हाँ जी, अब मुझे देखना है इसका कि मिडल टर्म कैसा है। मिडल टर्म स्वीट स्वीट। ठीक है, और स्वीट स्वीट कौन से वाले हैंड से कट हो रहा है? आपने मेरी पिक्चर को भी देखा। सो लेफ्ट हैंड से कट हो रहा है, दैट इज वाई क्रॉस हो रहा है लेफ्ट हैंड से, ऐसा हो रहा है ना। तो दिस इज फोर्थ फिगर जी। ठीक है, तो इसका मूड एंड फिगर दोनों आ गया आपको। इज दिस क्लियर? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जाम में पेपर में जो आता है, हाँ जी, आप बोल रहे थे क्या समझ नहीं आया इसलिए बोला नो, तुम उल्टी हो गया? कुछ समझ नहीं आया? आ गया ना, बहुत है। अच्छा सुनो, हाँ जी, फिगर के लिए मिडिल टर्म देखेंगे। यस, ओनली मिडिल टर्म देखेंगे। ठीक है, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, दैट्स इट। क्रॉस पे शुरू, क्रॉस पे एंड, सिंपल। ठीक है बेटा जी, जो पेपर में आता है ना एग्जाम में, वैसे आज तक जितने क्वेश्चन आए इतने ही आए हैं कि मूड एंड फिगर बता दो बस। ठीक है, या मूड एंड फिगर का देखना है, सही से एनालाइज करना है। लेकिन इसके आगे भी होता है वैसे। वो क्या होता है? वैलिड इनवैलिड निकालना। तो मेरा फर्ज बनता है, मैं एडुकेटर हूँ तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ाना है, राइट? तो चलो पढ़ो फिर। वी हैव टू अंडरस्टैंड वैलिड इनवैलिड बोथ। मैंने आपको विजुअलाइज कर लिया था। अच्छा, लास्ट लेफ्ट साइड में मिडिल टर्म, हाँ जी वो फोर्थ होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनर टर्म नहीं लिखी है, मेजर टर्म आएगा ना। ये पता नहीं क्या कर रहा है बेटा जी। यहाँ पर ये सेंटेंस थोड़ा अगली लाइन में जा गया है ना,
थोड़ा दिमाग से सीधा कर लो इसको। सम कैंडी आर नॉट पेस्ट्री। अब बताओ ये मेजर ही तो है, मेजर ही तो है, क्या गलती है उसमें? हाँ जी, मूड एक बार और। देवयानी, ऑल को ए बोलते हैं, आई को ई आई को सम बोलते हैं, सम नोट को ओ बोलते हैं, नो को ई बोलते हैं। बस ऐसा लिख देते हैं सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद। इसके अंदर ऑल 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 नथिंग इज गिवन, इसलिए ऑल है, तो ये ए है बस। ठीक है, मूड इज सो सिंपल। जो सबसे आसान है उसमें प्रॉब्लम होती है तुम्हें। तो फ्रेंड्स, हम बुलियन के हिसाब से क्या सीखेंगे अभी? हम बुलियन के हिसाब सीखेंगे कि हाँ, वैलिड या इनवैलिड क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं। हाँ, तुम चला लो क्लास आके अक्षिता, यहाँ पर जैसे कहोगी वैसे ही चलती रहेगी। सो बेसिकली बुलियन के हिसाब से एक चीज समझा दूं मैं कि बुलियन कौन थे? वेस्टर्न फिलोसोफर थे। ठीक है, वेस्टर्न फिलोसोफर थे, लॉजिशियन थे। तो एक्चुअली वेस्टर्न में मेनली ज्यादातर कैसा होता है पता है? फॉर्मल टेस्ट किया जाता है हर चीज को। तो ये फॉर्मल इन नेचर होता है। फॉर्मल की वजह से ए बी सी कुछ भी लिखा हुआ है, कोई मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मल का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ रूल से जाते हैं। ठीक है, क्या जाते हैं? सिर्फ रूल से जाते हैं। यस, प्रीमाइस 1 तो माइनर पेस्ट्री। बरखा, तुम बीच में सो रही थी क्या? यार मैंने आपको ये बोला था ना कि मेजर टर्म प्रीमाइस 1 होना चाहिए। इधर ऑर्डर, किसने सुनी थी ये बात? इधर ऑर्डर का मतलब इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेस्टर्न जो फिलोसोफर होते हैं वो फॉर्मल इन नेचर होते हैं। इसका मतलब कि वो क्या कहते हैं कि रूल से चलेंगे। तो इनके जो रूल होते हैं एक तरीके से वैसे रट्टे मारने वाले होते हैं। हम जो इंडियन होते हैं वो क्या करते हैं? हम मीनिंग निकालते हैं, अंदर तक घुसते हैं, तो वो हम समझने वाली बातें करते हैं। और जो ये होते हैं फॉर्मल वाली बात, ये रूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन फिर भी हम तो इंडियन आदत से मजबूर है ना, तो मैं आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे याद करें, तो दिमाग खुला रहेगा तो याद होगा। ठीक है, प्लीज अपने स्टेट ऑफ माइंड पे आइए। वैसे तो मैं इनके हिसाब से बता दूं कि फिगर 1 के अंदर अगर ये आए तो ये हमेशा वैलिड होंगे, ये वैलिड होंगे, ये वैलिड होंगे, ये वैलिड होंगे। लेकिन आप मेरी बात सुने तब आपको बात थोड़ी समझ में आएगी। इसका बेस समझते हैं पहले। ऋषभ, ये रट्टा नहीं मारते। मूड एंड फिगर में प्रीमाइस 1 में जो मेजर टर्म आ रही है वो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट दोनों में आ सकती है एज पर बुलियन। आज मैं आपको बुलियन करा रही हूँ, कृपया करके सिलोजिज्म ना घुसाए बीच में। ठीक है, मैंने बता दिया था आपको। वो इधर ऑर्डर में आ सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, नो इशू जी। थोड़ा बेस क्लियर कीजिए अब। इन लॉजिक में, ठीक है, पढ़ना। देयर आर 256 पॉसिबल वेज टू कंस्ट्रक्ट कैटेगोरियल सिलोजिज्म। आपको पता है ये जो इतना कुछ दे दिया यहाँ पर, ऑल को आगे पीछे करके देखना, मिडिल टर्म, मेजर टर्म, इन सब को आगे पीछे अगर एडजस्ट करके देखें तो टोटल इससे 256 पॉसिबल तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह करके। ठीक है, लेकिन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ए ई आई ओ को सबको रीअरेंज करके, लेकिन इनमें से ओनली 24 टर्म्स ही वैलिड टर्म होती है। ठीक है, इनमें से ओनली 24 टर्म ही वैलिड होती है। मतलब हमें खिचड़ी बनेगी ही नहीं, 256 सच्ची में पढ़ने ही नहीं है। कितने पढ़ने हैं? ओनली 24 वैलिड होती है फॉर्म तरीके। अब देखते हैं कि 24 वैलिड फॉर्म में से भी कुछ 15 पहले ना बुलियन ने दिए। बुलियन ने अनकंडीशनली वैलिड का मतलब क्या है? कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, मतलब 100% वैलिड, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पक्का वैलिड, बेशक वैलिड। लेकिन कुछ कुछ कंडीशनली वैलिड होते हैं। जो कंडीशनली वैलिड दिए वो अरिस्तु जी ने दिए, उनको बीच में आना जरूरी था।
ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें वो ना घुसे। बुलियन ने सिर्फ 15 दिए अनकंडीशनली वैलिड, अरिस्टो जी ने 9 दिए जो कंडीशनली वैलिड थे। मतलब उसमें कंडीशन आएगी, उसमें कोई ना कोई कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी तब ठीक होगा, नहीं तो नहीं। मतलब वो 100% वैलिड नहीं है, वो किसी किसी कंडीशन में वैलिड होते हैं। अभी उधर दिमाग ना लेकर जाए, अभी मैं पहले आपको बुलियन कराऊंगी, ठीक है, बाद में अरिस्टो जी कराऊंगी, ठीक है। थ्योरी पूरी नहीं होगी, तुम्हें क्या करना था फिर। और अभी इतना दिमाग में घुस गया कि एक्चुअली कंसेप्ट पता होना चाहिए ना। 256 वेज है इनको रीअरेंज करने के आपस में, लेकिन उसमें से भी 24 वैलिड होते हैं, उनमें से भी 15 अनकंडीशनल वैलिड होते हैं जो कि बुलियन का हम पढ़ेंगे पहले। फिर जो 9 होते हैं वो कंडीशनली वैलिड होते हैं जो अरिस्टो जी का पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ऐसा। अब पहले अपना दिमाग लेकर आते हैं बुलियन जी की तरफ। और बुलियन जी का जो है मूड एंड फिगर, इसमें स्टेप्स याद हो गए थे आपको। स्टैंडर्ड टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको मूड निकालना है, उसके बाद फिगर निकालना है। देन लास्ट स्टेप इज वैलिड या इनवैलिड टेस्ट करना है, हम वो सीखने वाले हैं, ठीक है। सो इसके अंदर देखो फिगर 1 कब होती है, जब मिडल टर्म ऐसा करके कट हो, मर्ज हो, मिडल टर्म राइट हैंड साइड से स्ट्रेट हो, लेफ्ट हैंड साइड से स्ट्रेट हो और लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉस हो। ये आ गया आपको। फिगर 1 2 3 4 क्या होता है। ये जो थे ना कौन थे ये, बुलियन। बुलियन ने ही ट्रिक बनाई थी। आपको पता है अगर हम लोग कभी निमोनिक बनाने होते तो हम मधु, शिवानी, प्रियंका पे बनाते, ठीक है। और प्रियंका पे बनाती तो उसका सिर्फ आई, ए और ए आता, और ठीक है ऐसा करके। प्रीति में बनाती तो ई, ई आई आता, समझे। तुम्हारे नहीं आ रहा रूही, तीन आ ही नहीं रहे। नवदीप पे बनाती तो ए, ई, ई आता, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ठहरे वेस्टर्न, तो उन्होंने अपने देश के नाम लिए ना। मेरी बात लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। उन्होंने अपने, उनके कंट्री में बारबरा होती है, केमिस्ट्रस होता है, डिस्मैसिस होता है, तो उन्होंने इससे ट्रिक बनाई, ठीक है। ये वाली बात है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सिखाऊंगी जिससे सीखेंगे। इनको मूल्यन जाकर बोलो, ठीक है, कि अपनी कंट्री में लोगों के बच्चों के नाम ऐसे क्यों रखते हैं। और फिर वो आपको बोलेंगे तुलसी कैसा नाम है अजीब सा। जैसे तुम सड़े मुंह बना रही हो वैसे वो भी बनाएंगे। देखो जी, बारबरा। अब वो मेरे को बीच में कोई इधर उधर की बात करे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कहानी सुने। बारबरा जो है, इसके अंदर आप देख रहे हो ना, ए ए ए, ठीक है। सो ए ए ए ये क्या है, वॉवल्स। वॉवल से ट्रिक बन रही है, ये समझ आई। हाँ, ट्रिक बन रही है वॉवल से। तो बारबरा कितनी है, श्याम कह रहा कौन है, इसको बारबी याद आ रही है। अरे बारबरा एक ही होती है, ठीक है। तो बारबरा इज इकलौती, तो सिंगल वन पीस ऑफ, ओनली वन पीस, जो सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। हाँ, बारबरा इज ओनली वन, ए वन। तो अगर ए ए ए मूड हो और उसका फिगर 1 हो तो ये वैलिड होगा, ठीक है। ऐसा। अब मेरा लॉजिक समझ आ रहा है। अभी वैलिड होगा कि नहीं हो तो बाद में देखेंगे, पहले ये टेबल ही याद कर ले। टेबल याद कराने की ट्रिक करा रही हूँ मैं। तो बारबरा इकलौती होती है जो कि फिगर 1 में आती है। क्लियर हो गया। इसमें ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो फिगर 1 में है वो फिगर 1 में रहेगा, वो चीज सीखेंगे हम। बारबरा इकलौती हो गई। एंड इस पूरे में हमारे पास एक फैमिली है, यस। और वो फैमिली किसकी है, फैरियो, फैरियो की। इसमें ई आई ओ, फैरियो। फैरियो ई आई ओ फिगर 1 में भी है। फैरियो की शादी हुई, मैरिज हुई, किसके साथ, फेस्टिनो के साथ। तो फेस्टिनो फिगर 2 में है, ठीक है। फैरियो की मैरिज फेस्टिनो के साथ हुई और वो फिगर 2 में आ गई। इतना क्लियर हो गया। ये मैंने बनाई है ट्रिक, ठीक है। तो मतलब ये मेरी ट्रिक है ये याद करने के लिए कि फिगर 1 में कौन है, फिगर 2 में कौन है। अब आगे देखते हैं। फैरियो और फेस्टिनो की शादी हुई तो उनका बेटा हुआ, तो बन गया फेरिसन, हो गया। अब फेरिसन आ गया फिगर 3 के अंदर। अब बेटे की बहन भी आई, फेरिसिया,
प्रिसिशन, प्रिसिशन, प्रिसिशन आ गई। यस, तो फ्रेंड्स ये है कि सिस आ गई, उसकी बहन आ गई, तो ये पूरी बन गई। फेरियो की मैरिज फेस्टिनो के साथ, उसका बेटा फेरिसन एंड फ्रिस्टिनो, फ्रिस्टिनो उनकी बहन, उसकी बहन भी आ गई, पूरी फैमिली कंप्लीट। अब ये क्लियर हो गया आपको। तो EIO इसका मतलब ये है कि हमेशा वैलिड होता है, क्योंकि ये चारों फिगर्स में आ रहा है। डन। लेकिन हमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिगर फॉर्म में क्या आएगा, फिगर फॉर्म में फेरिसिसन आएगा, फ्रिसिसन आएगा। अच्छा चलो, अभी इसमें से ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, राइट। डरा दूं अब मैं? अच्छा डरा दूं, ठीक है। तो एक पर्सन है, वो डराई सी, तो DISAII, ठीक है, ये 1 नंबर पे डराई सी। जिसको डराई सी ना, वो दत्ती सी। दत्ती सी कैसे? 3rd डिग्री का शॉक लग गया, सीधा 3rd फिगर जंप मारा, दत्ती सी। ये AII डराई सी, और जो दत्ती सी मीन्स अफ्रेड ऑफ, then it will come in 3rd degree shock, that is why 3rd figure, ठीक है, दत्ती सी, AII 3rd। लेकिन आप किसी को कितना डराओगे, कभी तो उसका सब्र टूटेगा ना। हाँ, नहीं कुछ जरूरी नहीं हर्षिता, यू कैन लीव, ठीक है। वो दत्ती सी, अब जब किसी को इतना डराओगे तो वो अपने आप को कुछ तो करेगा, तो उसने क्या किया, उसने अपने आप का बदला, चेंज किया। तो ये जो AII है, इसकी जगह क्या बन गया, IAI, मतलब इसने अपने आप को चेंज किया, लुक चेंज किए, अपना रहन सहन चेंज किया, उससे दिस मैसेज कर दी, चल खिसक यहाँ से, इतना डराई सी मुझे, दिस मैसेज, डिसमिस, ठीक है। ये कहानी समझ में आ रही है। 3rd में ही रही वो, लेकिन उसने उसका दिस मैसेज कर दी, तोड़ दिया उसको। फिर उसका क्या हुआ, फिर 4th में उसको फिर मैरिज हो गई, उस बी की मैरिज हो गई, ठीक है। तो ये IAI की मैरिज हो गई, मैरिज मैरिज, ठीक है। वी आर जस्ट लर्निंग दिस फ्रॉम आर निमोनिक। अभी आपको ये कहानी समझ में आई, इसकी कहानी कैसे लगी। एक डराई सी, उसके साथ पैचअप नहीं हुआ, ऐवी उसके साथ पैचअप, ऐवी डराएगा तो पैचअप किसी और के साथ हुआ। डराई सी, वो दत्ती सी, उसने अपने आप को चेंज किया, अब IAI हुआ, उसके बाद उसने उसके साथ दिस मैसेज कर लिया और हो गया दी मैरिज, ठीक है। दोबारा से मैरिज हो गई, अब वो खुश, खत्म काम, आए बड़े पैचअप। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट इज सेलरेंट, सेलरेंट EAE, ठीक है, EAE सेलरेंट, EAE सेलरेंट। जो सेलरेंट है, हम इसको बस ऐसा याद करेंगे इसकी स्टोरी को कि इसने सीज़ेरे किया, EAE सीज़ेरे, सर्जरी करते हैं, स्पेलिंग अलग होती है बट स्टिल वी आर लर्निंग फ्रॉम आर निमोनिक, ठीक है। उसने क्या सीज़ेरे किया, यस। तो EAE वाला सीज़ेरे उसने 2nd फिगर में आके किया, ऐसे, ठीक है। सलाद है, सैलेड, सेलेरेंट, ठीक है। एक और पॉइंट है इसके जैसा, वो है AEE, वो है केमिस्ट्रस। केमिस्ट्रस केमिस्ट्री लैब में सीखता था और उसने कैलेमस, यानी कि कैलोरी कह सकते हो आप या कैलेमस कह सकते हो, उसका आविष्कार किया, वो भी 4th फिगर में जाके, ठीक है। 4th फिगर में जाके कैलेमस का आविष्कार किया। एक लास्ट है, मैं पूरा दोबारा बनवाऊंगी आपके साथ, लेकिन एक लास्ट और सुन लो पहले। यहाँ पर हमारे पास शक्ति कपूर और अनिल कपूर भी है। शक्ति कपूर है आऊ, तो यहाँ पर जो बोरोको है ना, वो 2 नंबर बड़े थे ना, वो शक्ति कपूर आऊ, बारोको, बारोको आऊ 2nd नंबर पे। अब उनसे छोटे हैं ना, वो 3rd नंबर पे आएंगे। कौन? ओवा ओ अनिल कपूर, वो छाता लेके ओवा ओ करते रहते हैं। बोकाडो, ओवा ओ ए ओ 3rd नंबर, ठीक है। चलो अब हम इसको अपने आप बना के देखेंगे कि हमें कितना याद हुआ। वैसे मेरे हिसाब से अभी के अभी हो जाएगा सारा। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, यस। चलिए जी, अब हम देखते हैं यहाँ पर फिगर 1 है, फिगर 2,
वैसे इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, जैसे है वैसे ही बनाना था। 1 2 3 4, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज करा तो नहीं हूँ दया, सुनो। सबसे पहले इसको आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो एक थी जो, हाँ, बारबरा, इसका मतलब इसके अंदर से निकालो ए 1, ठीक है। बारबरा तो सिर्फ एक ही थी, ओके। अब हमारे पास और किसकी फैमिली थी, फिर हमने फैमिली का याद किया था कि फेरियो, फेरियो तो मतलब कि EIO1, ठीक है। EIO2, EIO3, EIO4। फेरियो की शादी हुई थी किसके साथ, फेस्टिनो के साथ, ठीक है। तो फेरियो की शादी फेस्टिनो के साथ हुई, फेस्टिनो। उनका बेटा हुआ, उनका बेटा फेरिसन, ठीक है। फ्रीसन नहीं था वो, फेरिसन ही था, फेरिसन। अब उनकी जो बेटी हुई थी वो फ्री थी, फ्री सिसन, ठीक है। बहन आई और बेटे की बहन आई, बेटे की बहन आई, फ्रिसिसन, ये फ्रिसिसन थी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, एक डराई थी, है ना, हमने डराई याद किया था। इसके बाद डराई थी AII फिगर 1 में, 3rd डिग्री का शौक लगा उसको। फिगर बी में क्या करने जाती थी वो, डैती सी, ठीक है। फिगर 3 के अंदर डैती सी, वही अभी वेशभूषा बदला नहीं उसका बेचारी का, ऐसा। और 3rd डिग्री के अंदर शौक लगा था ना। अब हमने इसका क्या करवाया, डिसमिस करवा दिया था, डिसमिसिस, मतलब IAI 3rd में चेंज हो गया उसका सब कुछ, मेकओवर करवा दिया उसका। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी दी मैरिस, अब उसकी दी मैरिस हुई थी, दी मैरिस, देखो खुश हो गई अब, ठीक है। ऐसा दोबारा से मैरिज कर दी, लेकिन किसी और के साथ। अब हम देखेंगे और क्या था हमारे पास, सेलरेंट। सेलरेंट की जगह कहाँ लाऊं मैं, सेलरेंट नहीं, ये वाला सेलरेंट है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है। EAE1। सेलरेंट ने क्या किया, सीज़ेरे किया, सीज़ेरे, वो भी EAE2। अच्छा, एक हमने और सीखा था क्या, केमिस्ट्रेस, केमिस्ट्री लैब में ना, केमिस्ट्रेस। तो AEE2 में, अब केमिस्ट्रेस ने कैलोरी का वो क्या था, कैलेमस, केमिस्ट्रेस ने कैलेमस, AEE4 उसका आविष्कार किया था जाकर, ठीक है। अब कौन बचा, आऊ, ये बच्चे सिर्फ क्यों, बाकी हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 बच्चे सिर्फ। आऊ, आऊ वाले कौन थे भाई, शक्ति कपूर, लेकिन शक्ति कपूर का नाम क्या था, बारोको, बारोको, बोकार्डो, बोकार्डो, ओ वाओ, ये 2 और ये 3। नाउ वी लर्न एवरीथिंग, नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। मूड एंड फिगर का हमने आ गया, ठीक है। हर्षिता आप छोड़ दीजिए, बाकी बच्चों को करने दीजिए, क्योंकि मैंने सिर्फ टेबल सिखाई है। जो कंडीशनली वैलिड है वहां तक हमने कर लिया है। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है, जब टेबल सिखाऊंगी तभी क्वेश्चन सिखाऊंगी। भागती रहो तुम, मैं आज पकड़ूंगी भी नहीं तुम्हें, ज्यादा भाग जाओ आज। अच्छा, इस क्वेश्चन में यहां तक हमने सॉल्व किया था कि नो पेस्ट्री आर स्वीट, सम स्वीट आर कैंडी, सम कैंडी आर नॉट पेस्ट्री। इसके अंदर मूड एंड फिगर निकाल दिया था हमने, और उसके बाद ये क्या आया था, EIO4, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि EIO
4 उस टेबल में है कि नहीं, बस इतना चेक करेंगे, ठीक है। और मुझे याद है उसकी बहन थी, ये आई थी जो, ठीक है, फ्रिसिसन है, तो इट मींस दिस इज वैलिड, ठीक है। अब आ गया समझ। हर्षिका को छोड़ के बाकी सब बताएंगे मुझे, क्योंकि मेरे को उसको नहीं बताना, वो भागती रहती है बस, ठीक है। तो ये अनकंडीशनली वैलिड कैसे हो गया, वो ऐसे हो गया क्योंकि EIO 4 फिगर में है। कोई भी चीज अगर इस टेबल में होगी, लास्ट स्टेप सिर्फ इतना ही है कि वो वैलिड होगा। और मेरे हिसाब से अगर आप खुद भी ये डायग्राम अपने आप बना के देख लोगे, आप भूलोगे नहीं, और ऐसी कहानी समझ के फिर आपको पेपर में याद रहेगा, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। किसकी बहन कौन है, कौन सी फिगर 1 में फिगर 2 में है, वो आपको याद हो जाएगा इजीली। जैसे अभी आपको याद हो गया था ना, EIO तो सब में है, ऐसा। मोड कैसे करेंगे? लास्ट वाला क्या नहीं आया तुम्हें प्रिंस? टेबल बनाना नहीं आया, या इसका वैलिड इनवैलिड देखना नहीं आया? अरे मोड तो हो गया ना। ई का मतलब, नो का मतलब ई, सम का मतलब आई, सम नोट का मतलब ओ। तो ये पहले हमने निकाला EIO, फिर देखा फिगर कौन सा है, 4, फिर देखा इस पूरे टेबल में फिगर 4 में क्या EIO आ रहा है, यस, तो ये वैलिड है। अगर इसमें नहीं आ रहा होगा तो वो इनवैलिड होगा। अब क्लियर हो गया? हाँ, वो टेबल क्लास के बाद ही बना लेना, तो ये याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपका मोड एंड फिगर बुलियन के अकॉर्डिंग खत्म होता है। अरिस्तु जी मैं थोड़ी देर मत कराऊंगी, पहले इसका रिवाइज कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 कैसे पता चला यार? अगला पढ़, पिछला भूल। मेरे हिसाब से, मेरी फोटो के हिसाब से भी हमने देखा था कि ऐसे कट हो रहा था वो। ये देखो स्वीट स्वीट इस तरीके से कट हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 फिगर है। Why unconditionally please? Because Boolean gave 15 forms which are unconditionally valid. If you write only valid, that is also okay. Unconditionally means there is no condition, it is 100% valid. समझ में आया हिंदी मीडियम वालों को भी? अनकंडीशनली का मतलब कि बिना किसी शर्त के सही है, ये वैध है। हाँ जी, मैम के नीचे मूड कैसे लर्न करें? नाम के नीचे का मूड कैसे लर्न करें? यार तुलसी तुम कहाँ क्या कर रही हो तुम? वो तो खुद आएगा ना, मूड कैसे लर्न करें? ये ऑल को ए बोलते हैं, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ आएगा, शांति से देखो। ऑल, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा नॉर्मल कर लो, ठीक है, फिर होगा ये। क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ऑल एक्सट्रीमली डेंस ऑब्जेक्ट आर आ गया, इसका मतलब ये हिस्सा इसका माइनर है, थिंग दैट प्रोड्यूस इंटेंस ग्रेविटी। तो इसको यस वैसे करो, एक्सट्रीमली डेंस, पहले हम कंक्लूजन ही लिखेंगे। मैंने डेंस कंक्लूजन में अपने पास एक अलग से बना लो, उसमें डेंस ऑब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इंटेंस ग्रेविटी IG लिख दिया, शॉर्ट बना लिया ताकि समझ आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार्स आर थिंग्स, न्यूट्रॉन तो मतलब ये न्यूट्रॉन कर रहा है प्रीमाइस 1 में, एंड प्रीमाइस 2 में भी न्यूट्रॉन लिख रहा है। इंटेंस ग्रेविटी यहाँ पर है, डिस्टेंस डेंस ऑब्जेक्ट यहाँ है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चेंजेस है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें देखना है कि इसमें ये मेजर टर्म है और ये फर्स्ट प्रीमाइस में आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है इसकी। स्टेप नंबर 2 कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑल ऑल, तो मतलब इसका मूड कैसा है, ए ए ए, इसको सही ढंग से लिखो, ए ए ए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज फिगर। फिगर में आपका न्यूट्रॉन या हाँ न्यूट्रॉन आपका कैसे आ रहा है, 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड से सीधा आ रहा है 3, ठीक है। तो इसलिए ए ए ए 3 है ये। आगे बात समझ? अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आपने ये चेक करना है कि ए 3 मतलब कि बारबरा हमारे पास तीसरे नंबर पे भी थी, एक ही थी वो, तो बारबरा इज ओनली 1 नंबर पे थी, तो इट मींस ये वैलिड है कि इनवैलिड है? नाउ योर आंसर इज इनवैलिड। व्हाई? क्योंकि टेबल में नहीं आ रहा। अब आ गया, बहुत सिंपल है ये।
सो 1 2 3 ऐसा करके चेक कर लिया तो A3 आ गया। स्पेशली एक क्वेश्चन पूछ लिया, ऑनलाइन क्लास में आई हूँ, अच्छा बता दीजिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी करे तो जेआरएफ मिलेगा? रेगुलर करेंगे तो मिलेगा। और एक बार ही उनकी वेबसाइट पे जाके एक चीज और चेक कर लेना, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज का वो रहता है कि उनका वो सेक्शन 12 2F 12C 12C या 2F में रजिस्टर है तो उनको मिलता है। ठीक है, लिखा होगा वहां पे उनके अबाउट में जाके कहीं ना कहीं जाकर, और या फिर उनकी रैंकिंग भी देख सकते हो NIRF की, या फिर NAC की रैंकिंग भी देख सकते हो। 12C या 2F में अगर वो रजिस्टर होते हैं तो होता है। ईशिया कह रही है AA3 आ रहा है ना, तो मुझे बताओ ये जो हमने टेबल याद की थी उस टेबल के हिसाब से AA3 नाम का जो व्यक्ति है कोई, वो थर्ड फिगर में आ रहा है? कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब ये इनवैलिड हो गया, काम तमाम खत्म। अब कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, MSS फिगर प्लीज बता दो। चारों फिगर नहीं आ रही समझ? वीडियो दोबारा देख लेना एक बारी। अगर हमारा राइट हैंड साइड से क्रॉस होती है मिडल टर्म देन फिगर 1, अगर प्रेडिकेट में ही सिर्फ मिडल टर्म आती है, इट मींस ये राइट हैंड साइड से ही सीधी हो रही है, तो मिडल टर्म 2 में तो फिगर 3 है। अगर मिडल टर्म जो सेम हो रहा है इस एग्जांपल में, जरूरी थोड़ी कि एम लिखा हो, एन लिखा है, ये देखो ना, दिस इज स्ट्रेट ऑन द सब्जेक्ट साइड फ्रॉम द लेफ्ट, तो 1 2 3 4 होता है, 3 आया वहां पर, नहीं आ रहा 3 कैसे आया? ये देखो ये 3 आ रहा है। ठीक है, एक तो आशीष को, आशीष तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? एक तो ए हो गया, ऊपर से ये देखा कि ये अगर ऐसे कट हो रहा होता कॉमन तो 1 होता, ऐसे कट हो रहा होता तो 2 होता, अभी एक्चुअली वो लेफ्ट हैंड साइड पे कट हो रहा है तो ये क्या है? 3 है। ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे पता चला? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ, हमने उसका निमोनिक बना लिया, थोड़ा इजी कर लिया क्योंकि क्वेश्चन का बहुत लेंथी है तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ना हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे? नीचे वाले को ऊपर लिख देना, ऊपर वाले को नीचे लिख देना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? इनवैलिड बिकॉज इट्स पॉसिबल। अच्छा, इनवैलिड का मीनिंग बताओ। अब इनवैलिड कोई चीज होती है तो उसका मतलब बताओ, पता है आपको? इनवैलिड होने का मीनिंग है कि अगर प्रीमाइसिस ट्रू है, मींस मैंने आपको सही शिक्षा दी है, मैंने सही बताया है, मैंने सही बताया है, ट्रू, बट फिर भी बच्चा अगर क्वेश्चन पेपर में गलत करके आएगा तो फिर किसकी गलती? इनवैलिड। मैं अच्छी बातें सिखाऊं, मैं अच्छी बातें सिखाऊं, आप गलत काम करके आओ, बहुत बड़ा अन्याय है। तो ये क्या हो गया? इनवैलिड, मेरी गलती, बताती हूँ तुम्हें। अच्छा, यू आर टू गुड, ठीक है। सो इनवैलिड का मतलब होता है इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू, इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड तब भी कंक्लूजन गलत हो गया तो इनवैलिड। ये इसका मीनिंग होता है इनवैलिड का। ठीक है, ये इनवैलिड है। ये इनवैलिड कैसे है रूही, समझ नहीं आई यार? A3 स्टेबल में नहीं है इसलिए इनवैलिड है। अब कैसे ढिंडोरा पीटू इस बात का? आगे तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। सो यहाँ पर एनिमल और इंसेक्ट और एनिमल दैट शुड बी किल्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए और के कर सकते हैं इसको, एनिमल, इंसेक्ट और एनिमल। चलो इंसेक्ट या एनिमल मिल जाए हमें और ये मिल जाए किल। ठीक है, अब ऊपर चेक करते हैं। नो एनिमल दैट ईट मस्किटो आर एनिमल दैट शुड बी किल्ड, तो यहाँ पर इस साइड पे किल्ड है और इधर एनिमल के साथ एक्चुअली मस्किटो, मच्छर लगा रखे हैं। ठीक है, इंसेक्ट आर एनिमल, इंसेक्ट आई या ए है यहाँ पर और ये है इसके मच्छर। बना लिया हमने। अब पहले चेक करेंगे कि क्या हमारी मेजर टर्म फर्स्ट प्रीमाइस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म। देन हम चेक करेंगे इसका मूड क्या है। नो का मतलब ई, ऑल का मतलब ए, इस नो का मतलब ई। देन चेक करेंगे इसका वो क्या कहते हैं, कटिंग। ठीक है, मिडल टर्म कैसे कट हो रही है, ऐसे, तो दिस इज फ्रॉम 1 फर्स्ट क्रॉस फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इसके आगे फिगर भी आ गया EAE1।
EAE1 नाम का कोई व्यक्ति था, मतलब उसमें कौन था, सेलरेंट था टेबल में। अच्छा, तो ये कौन हो गया, सेलरेंट, EAE, अनकंडीशनली वैलिड, सुपर डुपर वैलिड। इसको ओनली वैलिड लिखोगे तो भी चलेगा, अनकंडीशनली वैलिड लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बस बुलियन ने दिया है इसलिए हम साथ में लगा रहे हैं, वो हमारी मर्जी है, पेपर में भी देखा जाएगा, ठीक है। दिस इज वैलिड। अगला क्वेश्चन करें। प्रैक्टिस करने का मन करता है आपका, ऐसे क्यों करता है इतना मन? अब ये खुद करेंगे आप, मन को समझाया जाए प्लीज। अच्छा मैं ऑप्शन दे दूं, ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, कॉल में आंसर करेंगे सिर्फ। आप वो जब हो जाएगा मेरे को बताना, फिर मैं पोल चलाऊंगी, ठीक है। टेबल दिखाऊं मैं, इतनी बड़ी चीटिंग करा दूं? ऐसा अन्याय मत करो। अभी तक टेबल बनाई नहीं तुमने, या तुम चीटिंग खोर क्यों हो? देख लो। पहले बना के नहीं रखना, अगर क्वेश्चन आया तो बनाना, आई समझ? पहले क्यों बना के रखोगे? वो तो वैसे इतना एक बार ही आपने खुद बना लेना तो याद रहेगा किसमें क्या आता है। अच्छा देखो, मैंने देखा मैमल इसके फर्स्ट प्राइज में, ओके, फिर उसका मूड देखा। मूड क्या है अगले पे बता देती हूँ ताकि बच्चे प्रैक्टिस करेंगे ना बाद में। हाँ, ऑल की वजह से ए, नो की वजह से ई, नो की वजह से ई। अब इसमें कॉमन डॉग डॉग है, क्या समझ में आ रही है यहाँ पर? देख रहे हो आप, डॉग एंड डॉग आर कॉमन एंड फिगर 1, दिस इज फिगर 1। फिगर 1 में आपको ए ई ई कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, मेरे को तो नहीं दे रहा, तो दैट इज वाई इट इज इनवैलिड। स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा मैं अब आपको एक बात बता दूं, एक और, कि एनटीए ने एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था जिसके अंदर उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म चेक नहीं की थी और उसका आंसर गलत दिया था। एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह से उसका आंसर अलग होता है। तो मेरे हिसाब से हम अगर एनटीए ने कहीं पे आंसर मिस्टेक किया है तो हमें एग्जाम में सही वाली बात करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक करना चाहिए, ठीक है। वो एक बार ही गलती की थी, हो सकता है एनटीए भी नया नया सीख रहा हो, अगली बारी वो सही देगा तो हम तो अपने सही से ही चलेंगे ना। मेथड में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता तो इसको ऊपर नीचे कर देते, आगे आएगा ऐसा क्वेश्चन। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मेरा तो पेन ही घूम गया, मिल गया। ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले ओनली फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और दीजिए, मैं तो करवाने को तैयार हूं, तुम करो तो सही। सम रिलीजन मैन आर नोबल, ठीक है। हम सिर्फ फर्स्ट प्रीमाइस को देखेंगे, पहले फर्स्ट वाले को देखेंगे। ये क्या बनाया मैंने, रिलीजन नोबल, नोबल वाला आपका फर्स्ट प्रीमाइस में आ रहा है, ठीक है। उसका क्या बन रहा है, ए आई आई। अब उसका वो क्या बन रहा है, 1, ठीक है। फिर इसको आपको बताना होगा कि ये वैलिड है कि इनवैलिड, और मैं आपको दोबारा से पोल देती हूँ, ठीक है। वैलिड, इनवैलिड, ऑल ऑफ अबव एंड नन ऑफ अबव, ठीक है। लो, पढ़ाना ही पड़ेगा, सिलोजिज्म में बहुत गलतियां करता है एनटीए। गुड टू ऑल। सो फ्रेंड्स, इट इज वैलिड हाउ द राइसी, तो सबको याद आ गया, उसने शौक दिया था, उसकी बेइज्जती हो गई थी बाद में। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, और रिलीजन मैन आर नोबल, ठीक है। तो यहाँ पर भी नोबल आपका फर्स्ट प्रीमाइस में है, ओके। लेकिन अब ये क्या बना है बताओ, अब प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन 2 को देखेंगे। ए आई ए,
ठीक है, आगे का फिगर खुद बनाओ और ऑप्शन यही है, फिर मैं पोल दूंगी. These are options. I will give the poll. Good, Mishta, Shreya and all. Nice. So इसमें एक्चुअली वो फिगर तो 1 ही रहेगा ना, और मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से भी AIA तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, कहीं पे भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो इनवैलिड है ये. ठीक है, हाँ अब आ गया तुम्हें हर्षिता, भागा कम करा करो मेरी क्लास में, भागती रहती है बस. अच्छा जी, तो ऑल क्लियर, ऑल करेक्ट, पूछ के करेक्ट हो गया. एक क्वेश्चन और लेते हैं. स्कीम ऑफ थर्ड फिगर सिलोजिज्म इज. किसके क्वेश्चन दे देना प्लीज, बहुत क्वेश्चन है PDF में दिए हुए हैं. लीजिए. कीर्ति, अगर क्वेश्चन में आपका फिगर 1 बन रहा है तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम चेक करेंगे. मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपका बन रहा है EIE2, ठीक है, तो सेकंड वाला कॉलम चेक करेंगे, फिगर के अकॉर्डिंग कॉलम चेक करेंगे. अगर बन रहा है 3 तो 3 चेक करेंगे, 4 है तो 4 चेक करेंगे. अंडरस्टूड? मतलब हमारा बना कौन सा, मजा आ गया तुम्हें, ज्यादा आ गया. थर्ड फिगर कौन सी होती है, ये वाली. अब सारे लगा के चेक कर लेते हैं हम, हमारा क्या है, ये थर्ड है. ये वाली कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉस, हाँ 4. राइट हैंड साइड से सीधी 2, राइट हैंड साइड से 1. राइट हैंड साइड वाली 2 और 1 ही होती है, मतलब 1 और 2 होती है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली 3 और 4 होती है. ठीक है, आ गई समझ. फिगर ऑफ सिलोजिज्म इज डिटरमिन्ड बाय. फिगर कैसे पता चलती है, पता है तुम्हें? ज्यादा नहीं पता चल गया आज, जो त्वेशी बार बार पूछे जा रही थी. गुड. फिगर कैसे पता चलती है, ओनली मिडल टर्म से. भाई मिडल टर्म को तो ऐसे 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 करके एनालाइज कर रहे हो, और क्या कर रहे हैं बताओ. पीछे एक क्वेश्चन और छूटा है मुझे लगता है, हाँ ये भी देख लेते हैं. मोड किस पे डिपेंड करता है? अच्छा, क्वांटिटी तो मैंने बताया था आपको, क्वालिटी नहीं बताया, क्वालिटी बताया मैंने. पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटी होता है, अफर्मेटिव एंड डिनाई इज क्वालिटी. वर्णिका, मंजीत, सिमरन एंड ऑल, गुड टू एवरीवन. आज पहली बार पढ़ा, सब क्लियर. वो तो होना ही था, शांति रखनी होती है बस, और पूरा लेसन ध्यान से समझना होता है तो समझ आएगा. क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन सब पे अब डिपेंड करता है. बताओ ऐसे कैसे? अरे बेटा मूड में तो आप ए कर रहे थे एग्जाम्पल के लिए, तो सारा कुछ देख रहे थे पहली बात. और ऑल का मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दूसरे ऑल का मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव. अगर ओ है तो पर्टिकुलर नेगेटिव. ठीक है, तो एक्चुअली आपका नेगेटिव वाला हिस्सा या पॉजिटिव वाला हिस्सा क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी उसका क्वांटिफायर होता है. ऑल सम नोट नो, क्वांटिटी बताता है. ठीक है, बट ऑल क्लियर. हाँ बस एक बात हो रहा है, वो टेबल एक बार अपने मन से बना के देख लेना. मेरे हिसाब से आपको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद ही हो जाएगा कि हाँ ये डराइसी कैलेमस वगैरह थे उसके अंदर. ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस टाइम. अभी इसमें से अरिस्तु जी वाला बचा है तो हो जाएगा आगे, उसके कोई टेंशन नहीं है. थैंक यू.